योगाहार परिवार की। और आशा है कि हम इस प्रकार से और भी आपके जो सत्र हैं आने वाले समय पर लेंगे। आपको बहुत-बहुत अभिनंदन। अब मैं आगे के सत्र की तरफ चलता हूँ और सत्र में आज हमारे बीच में डॉक्टर राजेंद्र मटवाल जी उपस्थित हैं। डॉक्टर राजेंद्र मटवाल, जैसा उनके परिचय में आज हमने जो बनाया था उसमें लिखा था कि वो वर्तमान में परियोजना निर्देशक ऋषिकेश का जो केंद्र है उत्तराखंड सरकार के पशुपालन विभाग का, उसमें वो कार्यरत है। मेरे लिए ये की बात है कि वो हम लोग पहले भी एक साथ काम कर चुके हैं कई वर्ष पूर्व, और आज का जो विषय उनको दिया गया है वो बहुत ही सामान्य विषय है कि हमारे अपने जो जीवन का एक कार्य हो जिसमें हम कार्य करते हैं, तो उनकी जो यात्रा रही है पशुपालन विभाग के में अलग अलग विभागों के अलग अलग संस्थानों में अलग अलग समय पर उनका योगदान रहा है। तो ऐसे क्षेत्र में जहाँ पशुपालन उत्तराखंड जैसी जगह पर जहाँ मैदानी क्षेत्र भी हैं, पर्वतीय क्षेत्र भी हैं, घाटियाँ भी हैं, पहाड़ भी हैं, तो उन सब के अनुभव के बीच में एक पशुपालक की क्या भूमिका के रूप में उनका क्या अनुभव रहे, और यहाँ की जो परिस्थिति है उसके बारे में भी आप बताएंगे और उसकी चर्चा करेंगे, और आपके अपने व्यक्तिगत अनुभव और सामाजिक जीवन के अनुभव किस प्रकार से रहे और किस प्रकार से पशुपालन क्षेत्र में आने वाले समस्याओं में पालकों के आने वाली समस्याओं का उनके द्वारा समाधान किया गया, योगदान किया गया। उससे अनुरोध है कि आज उसके ऊपर वो चर्चा करेंगे। साथ ही इस मंच पर डॉक्टर मटवाल यहाँ पर बहुत सारे हमारे किसान अलग अलग राज्यों से जुड़े हुए हैं, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, यहाँ से किसान भी हैं और पशुपालन का कार्य भी करते हैं, और जैविक खेती और प्राकृतिक खेती की तरफ ही ये योगाहार कार्यक्रम का ध्येय रहा है, उद्देश्य रहा है। वैज्ञानिक भी हैं, केवीके के वैज्ञानिक भी हैं, अन्य वैज्ञानिक भी हैं, और कुछ उपभोक्ता भी हैं जो कि उपयोग करते हैं, टीचर भी हैं, शिक्षक भी हैं। तो इस तरह से ये एक बड़ा इस तरह से एक मंच है जिसमें कि हम प्रतिदिन चर्चा कर रहे हैं, और आज जैसा आपको विदित है करीब 1215वां दिन है आज इस कार्यक्रम का लगातार चलते हुए। तो मैं आपका अभिनंदन, आपका स्वागत करता हूं, और अब मैं मंच आपको सौंपूंगा। लगभग आधा घंटे तक आप अपनी चर्चा अनुभव बताइएगा, फिर हम प्रश्न और एक आध जो गौ पालन के ऊपर जो एक खराब स्थिति आजकल देखने को मिल रही है कई जगह पर, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे, और हमारे इस सदन के कुछ सदस्य अपने अनुभव भी साझा करने का प्रयास करेंगे। अगर अनुभव के लिए हमें अनुभव साझा करने के लिए आज समय पूरा नहीं रहा तो हो सकता है को हम आगे भी अगले कुछ दिनों में उसको आगे भी एक्सटेंड कर दें, तो ऐसा भी प्लान है। तो बहुत फ्लेक्सिबल है ये वाला सत्र, और मैं अब आपको आमंत्रित करता हूँ, सीधे आपको निमंत्रण करता हूँ कि आप अपनी बात कहें। जी, डॉक्टर राजेंद्र मटवाल जी। सुप्रभात, सभी को मेरा प्रणाम है। आवाज आ रही मेरी होगी सबको? हाँ जी, हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी आवाज आ रही है। अच्छा, जैसा पवन सर ने जो है मुझे ये जो है एक जिम्मेदारी दी है कि मैं अपने बारे में कुछ बताऊं। पहले तो ये मेरी जिम्मेदारी तो है नहीं मैं अपने बारे में बताऊं, वो तो उन्होंने सब बता ही दिया है लगभग, लेकिन फिर भी मैं एक छोटी सी बात मतलब एक छोटा सा एक परिचय देता हूं कि मैं मेरा नाम डॉक्टर राजेंद्र मटवाल है और मैं परियोजना निदेशक ये हीफर रेयरिंग फार्म एक हमारा है यहाँ पर ये पशुलोक ऋषिकेश में। हीफर का मतलब होता है जो बछिया जो है ब्याने की उम्र में आ जाती है तो उसको कहते हैं हीफर। जैसे हिंदी में कुछ लोग कहीं औसर बोलते हैं, कहीं कुछ बोलते हैं, जिनकी उम्र 15 से 18 महीने के ऊपर की होती है तो उसे हीफर कहा जाता है, तो उसका हीफर रेयरिंग है। सॉरी। तो मैं सबसे पहले, क्योंकि मैं आज पहली बार आपके साथ में जो है आपके आमने सामने हो रहा हूँ, तो मैं सबसे पहले अपने बारे बताऊं कि मैं जो है मूल रूप से उत्तराखंड का रहने वाला हूँ। अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट है। पवन सर मेरे सीनियर रहे पंतनगर यूनिवर्सिटी में, और मेरी भी जो है शिक्षा पंतनगर यूनिवर्सिटी से हुई है। सन 1985 में मैंने पंतनगर यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया था और 90 में मैंने पास आउट किया था। उसके बाद से मैं लगभग
34 साल हो गए तब से मैं जो है ये पशुपालन विभाग में या और अन्य जो कुछ प्राइवेट संस्थाओं में भी इन्हें शुरू में मैंने कार्य किया जिसमें मैंने कुछ एनजीओ के साथ भी काम किया था, कुछ पोल्ट्री फार्म पर भी मैं कुछ समय रहा। उसके बाद में फिर जो है डेयरी भी एक डिपार्टमेंट होता है, जैसे ये यूपी से लोग होंगे तो जानते हैं, पराग डेयरी है, उत्तराखंड में आंचल डेयरी के नाम से जो दुग्ध कलेक्शन, दुग्ध जो है वो दूध इकट्ठा करके मार्केटिंग करते हैं सॉरी मैं उसमें भी मैंने काम किया है 2 साल। उसके बाद में उत्तराखंड सरकार में मेरी नियुक्ति हुई है, जिसमें मुझे अभी लगभग 28 साल हो गए हैं। इसमें मैंने जो है पशु अस्पताल से लेकर के अपने ऑफिस में भी रहा हूँ, मैं कार्यालय में भी रहा हूँ, और आज मैं जो है यहाँ पर कार्यालय अध्यक्ष हूँ रिवर रियरिंग फार्म में। पशुपालन के बारे में मैं बताने को तो बहुत कुछ है, मैं समझ में नहीं आता कि कहाँ से शुरू करूँ और कहाँ से नहीं करूँ, क्योंकि ये जो है विषय ऐसा है कि मतलब शुरू करेंगे तो फिर वो बहुत लंबा चला जाएगा। इसलिए मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ कि जो है पशुओं का जो पालन होता है वो जो है उसमें 2 हिस्से होते हैं। एक तो होता है ये मैनेजमेंट का हिस्सा होता है, और एक होता है उसका ट्रीटमेंट जिसमें आता है। तो हम आपसे जो है ट्रीटमेंट वाला सेक्शन तो बात नहीं करेंगे, क्योंकि वो उसके लिए तो फिर जो है ये पशु चिकित्सक होते हैं, वही करते हैं। तो मैनेजमेंट वाला जो हिस्सा होता है पशुपालन में, जो है जो खास बात है कि पशुओं को पालने में जो है जो मैनेजमेंट है, मतलब उसका जो जिसको बोलते हैं हिंदी में ये प्रबंधन है, वो अगर हमारा बढ़िया रहेगा तो हमारे को जो है पशुपालन जो क्या कहते हैं इसमें जो है बहुत अच्छा इसमें हम कर सकते हैं। तो मैनेजमेंट के सेक्शन में आपको मैं थोड़ा सा आज बता देता हूँ, बहुत ज्यादा मैं, क्योंकि इसमें मैंने बहुत ज्यादा मेरे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बताऊं क्या ना बताऊं, तो मैं ये बात आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि जो मैनेजमेंट सेक्शन है इसमें जैसे हम इस पे हम अगर ध्यान देंगे तो हम पशुपालन में जो है मतलब फायदा ले सकते हैं। अन्यथा क्या है, पशुपालन हमेशा घाटे का सौदा होता है। पशुपालन का अगर मैनेजमेंट सही नहीं है और बीमारियां आ रही हैं या और दिक्कतें हैं, तो जो सारी इनकम होती है वो उधर खर्च हो जाती है और आदमी के हाथ में बहुत ज्यादा कुछ इनकम बचती नहीं है। इसलिए जो है मैनेजमेंट का जो हिस्सा है, पार्ट है, वो ही इम्पोर्टेंट होता है। अगर आप पशुपालन करते हैं पशुपालन करते हैं तो उसमें जो मैनेजमेंट का जो पार्ट है वो बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। उसमें मैं थोड़ा सा आपको जो है इसमें बता देता हूँ कि ये कैसे मैनेज करना चाहिए। जैसे ही कोई गाय ब्याती है, शुरुआत करते हैं जैसे बर्थ से, जब गाय का बच्चा जब पैदा होता है तो वहां से शुरू करेंगे। तो हम क्या है कि जब गाय का बच्चा पैदा होता है तो आमतौर पर लोग क्या करते हैं कि गाय का बच्चा पैदा हुआ उसकी सफाई वफाई करके उसको किनारे रख देते हैं। उसमें एक गर्भनाल होती है जो बच्चे के और माँ के, मतलब गाय के, उससे जो है वो जुड़ी होती है, जिससे उसको न्यूट्रिशन मिलता है, जिससे बच्चा बड़ा होता है पेट में। तो उसको क्या होता है कि लोग जो है आमतौर पर गांव में खासकर वो उसको इग्नोर करते हैं, बांधते नहीं है। जैसे अगर बच्चा अगर पैदा होता है जैसे ही, तो उसकी गर्भनाल अगर बांध दी जाए, जैसे ह्यूमन में होता है, तो वहां पर गर्भनाल उसको जो है एक धागे से बांध देते हैं। तो ये पशुओं में ये प्रैक्टिस जो है आमतौर पर जो है वो कम करते हैं, लोग करते हैं होंगे लेकिन बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसलिए क्योंकि वो उनको जानकारी इसके बारे में नहीं होती और वो ज्यादा इसके बारे में सोचते भी नहीं है। और गर्भनाल को जो है बांध देंगे तो उससे क्या होगा कि बाद में आपने देखा होगा कि जो है कभी कभी बच्चा पैदा होने के 1 महीने 15 दिन बाद जो है उसके नीचे नाभि के नीचे जो है वो सूज जाता है। गर्भनाल जो है वो जहाँ पर होती है उसे क्या बोलते हैं, नाभि बोलते हैं जिसको, वो पक जाती है के हिसाब से। तो और एक तो 15 दिन का बच्चा है, 1 महीने का बच्चा है, और उसमें एक बीमारी लग गई तो उसकी जो ग्रोथ होती है वो एकदम से जो है उसका उस पर असर पड़ जाता है। उसकी जो ग्रोथ होनी होती है उस समय, उस उम्र में, 1 महीने में, 15 दिन में, 2 महीने में, वो ग्रोथ उसकी आ नहीं पाती है। तो इसलिए आप जैसे ही जो है गाय का बच्चा होता है तो उसकी गर्भनाल को जैसे किसी धागे से अगर जो ज्वाइंट करके जहां पर उसका ज्वाइंट बन रहा है उससे 2 इंच नीचे बांध देंगे तो उससे जो है जो भी कोई बीमारियों का, इन्फेक्शन का जो चांस है वो समाप्त हो जाता है। उसके साथ ही जो है गांव में मैंने देखा है, मैं क्योंकि गांव में भी रहा हूँ
राजस्थान के गांव में भी मैंने काम किया है, उत्तर प्रदेश में भी किया है और उत्तराखंड में भी किया है। तो लोग क्या होता है कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है उसको गाय के आगे रख देते हैं और उसे चाटने को छोड़ देते हैं कि भाई ये सफाई कर लेगी। ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी गंदगी को किसी बोरे से, पुराने कपड़े से जो है साफ करके उसको पानी से नहला देना चाहिए। गर्मी का सीजन है तो ठंडे पानी से, और जाड़ों में है तो उसको थोड़ा गर्म पानी से या गुनगुने पानी से साफ करके नहला करके तब उसके आगे रखना चाहिए, ताकि क्योंकि गाय जब भी बच्चा पैदा होगा तो उसको वो प्यार करने के लिए उसके बाद हाथ पांव तो होते नहीं कि वो हाथ पांव से पकड़ के जाए। वो केवल उसका एक ही जो है वो होता है, वो तरीका होता है कि वो उसको जीभ से चाटने लगती है अपना प्यार जो है दिखाने के लिए। वो इसलिए नहीं चाटती कि उसकी उसको उसकी वो करनी, गंदगी साफ करनी, वो उसको अपना प्यार दिखाने के लिए अपनी उसकी उसको जो है वो चाटती है। तो उससे क्या होता है कि उसकी जो सारी गंदगी है वो उसके गाय के पेट में चली जाएगी। और गंदगी अगर गाय के पेट में जाएगी तो कुछ ना कुछ तो नुकसान करेगी करेगी। उसमें क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल पार्ट्स भी होते हैं, क्योंकि जो गर्भ नाल होती है वो उसमें जो है हार्मोन्स का भी असर होता है। तो उससे क्या होता है कि जानवर का जो है, जो गाय है, उसमें दूध पे भी उसका असर आएगा। इसलिए जो है आप लोग जो गौपालन करते हैं, जिनके पास है, वो अगर उसको साफ करके नहला करके अगर उसके सामने रखेंगे तो ज्यादा तब अच्छा रहेगा। क्योंकि गाय ने तो जब भी आपने उसके आगे रखना है बच्चे को पैदा होने के बाद, उसने तो चाटना ही है। तो पहला तो बात ही हुई। दूसरा है कि जब बच्चा पैदा हो जाता है तो उसके बाद उसको दूध ही पिलाएंगे। कोशिश जो जो वैज्ञानिक तरीका, साइंटिफिक मेथड जिसको बोलते हैं, उसमें यह है कि उसको 2 महीने तक उसका जो पेट होता है सिंपल स्टोमक होता है, जैसे हमारा होता है लगभग। उसमें जो है भूसा भूसा चारा नहीं पचता है। सिंपल स्टोमक होता है। वैसे गाय के जो है तो 4 पेट होते हैं। तो वो तब तक जो है उसके वो पेट जो है वो डेवलप नहीं हुआ होता है। 2 महीने के लगभग में वो पूरी तरह से विकसित होता है। 2 महीने तक आप उसको केवल दूध ही पिलाएं, और हो सके तो रोटी भी ना खिलाएं। लेकिन अगर 1 महीने के बाद में अगर आप रोटी सोटी खिलाना शुरू कर दें तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर 2 महीने तक अगर आप उसको केवल मिल्क फीडिंग में डालते हैं, क्योंकि मिल्क जो है कंप्लीट फूड होता है, उसको अगर आप भरपेट देते हैं तो आपको कुछ देने की जरूरत नहीं है। तो कोशिश करें कि 2 महीने तक जो है उसको मिल्क में ही रखें, दूध मतलब दूध में ही रखें, दूध ही पिलाएं अधिक से अधिक। और भूसा और हरा चारा बिल्कुल ना दें। 2 1.5 महीने के बाद में अगर चाहे तो थोड़ा मुलायम सा हरा चारा दे सकते हैं, क्योंकि तब थोड़ा सा स्टोमक जो पेट होता है उसका वो तैयार होने की स्थिति में होता है। तो इसलिए दे सकते हैं 1.5 महीने के बाद में। इसमें अब हम 2 महीने तक हम दूध ही पिलाएंगे तो दूध पिलाने से क्या होता है कि एक कीड़ा होता है जिसे बोलते हैं राउंड बम, मतलब गोल वाला होता है, कृमि होती है, उसको एस्केरिस होता है, वो उसके पेट में बहुत ज्यादा डेवलप होता है। आपने बहुत सारे लोगों ने देखा होगा, बड़े बड़े हो जाते हैं, गुच्छे जैसे निकलते हैं कीड़ों के। और आमतौर पर वो दिखते नहीं है, तब भी वो होते हैं। ये मतलब ये ना माने कि वो आपको दिख नहीं रहे तो नहीं है, होते तब भी हैं, वो दिखाई दे या ना दिखाई दे। तो इसलिए हर 15 दिन में जो है बच्चे को एक खुराक कीड़े की दवाई 15-15 दिन में, पहले 15 दिन के पैदा होने के 15 दिन, फिर 30 दिन, फिर 45 दिन, फिर 2 महीने, ये 4 खुराक जो है कीड़े की दवाई आपको अस्पताल, जो आपके पास में जो भी अस्पताल है वहां से जाकर के लानी है और उसको पिलानी है। ताकि जो पता लगा कि दूध तो आप जो है पिला रहे हैं बच्चे को, और वो जो है अंदर कीड़ा जो है वो अंदर उसको खाया जा रहा है। तो उसमें जो उसमें जो ग्रोथ आनी होगी वो आ नहीं पाएगी उतनी बढ़िया। और वो आएगी नहीं तो फिर उसकी जो है क्या कहते हैं, मतलब हेल्थ जो है थी वो बहुत अच्छी नहीं होगी। लेकिन इसलिए आप जो है 4 खुराक हर 15 दिन में 2 महीने तक एक एक खुराक जो है दवाई, उसको कीड़े की दवाई, आपको उसकी अलग से दवाई होती है जो 2 महीने तक उसको दी जाती है। वो आप अपने जो है जो भी आपके पास में अस्पताल है वहां से जाकर के लाएंगे और उसको पिला देंगे। पीने की दवाई होती है, आमतौर पर बच्चों की दवाई होती है। 2 महीने के बाद आप उसको थोड़ा थोड़ा जो है फीडिंग कर सकते हैं, ग्रीन फॉडर दे सकते हैं, थोड़ा सा ड्राई फॉडर जैसे भूसा वगैरह है वो भी देना शुरू कर सकते हैं। तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर तो वो तब तक उसका जो है जो पेट होता है वो पूरी तरह से डेवलप हो जाता है, चारा, हरा चारा और भूसा खाने के लायक में। अब 2 महीने के बाद में क्या करना है कि आपको उसको खाना पीना सब कुछ देना है। थोड़ा आजकल वैसे जो है बाजार में रेडीमेड फीड भी आते हैं जिसे बोलते हैं काफ फीड मतलब बच्चे के लिए फीड।
फीड जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक तो होता है कि बड़े जानवरों का, एक छोटे जानवरों को। बड़े जानवरों के फीड में जो है थोड़ा यूरिया की मात्रा होती है, और जो काफ फीड होता है उसमें यूरिया नहीं होता है, तो इसलिए वो काफ फीड थोड़ा अलग से बनता है। तो अगर आप घर पे बना रहे हैं तो आप तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कुछ भी दे सकते हैं। लेकिन अगर बाजार से लाते हैं तो काफ फीड के नाम से जो मिलता है वही लाएं, क्योंकि घर में आप बनाएंगे तो यूरिया तो मिलाएंगे नहीं, लेकिन बाजार में जो आता है उसमें यूरिया जरूर मिला होता है, जो बड़े जानवरों के लिए आता है। इसलिए आप बाजार से अगर लाते हैं तो काफ फीड के नाम से मांगे, वरना आप घर पे ही बनाए जो भी आप उसको दे रहे हैं वो आप उसको देते रहे, क्योंकि इसके बारे में बहुत ज्यादा बताने से कुछ नहीं। क्योंकि आप लोग जब पाल रहे हैं, ये पशु पाल रहे हैं, तो इसका मतलब है कि आप उनको जो है खाना पीना तो आप उनका जो भी आपके पास उपलब्ध है, जिस प्रकार का भी आपका जो पास उपलब्ध है वही आप उसको देंगे। उसके बाद जैसे जैसे उसकी उम्र बड़ी होती जाती है तो आपको जानवर को हर 3 महीने में एक बार कीड़े की दवाई देना बहुत जरूरी होता है। जैसे हम लोगों के लिए जो है, वैसे आदमी को भी थे, हम लोगों को भी हर हर 3 महीने में वो लेना चाहिए। लेकिन हम लोग को इसलिए कंपलसरी नहीं है, क्योंकि हम लोग कोई भी चीज होती है वो कच्चा नहीं खाते हैं, पका के खाते हैं सब कुछ। कोई भी जो है वो अनाज जो है वो ज्यादातर अनाज जो है हम पका के खाते हैं, कच्चा केवल वही खाते हैं। जैसे फल वगैरह होते हैं या फिर हरी सब्जियां जैसे खीरा वगैरह है, वही खाते हैं कच्चा। ज्यादातर जो है अनाज हम पका के खाते हैं, तो इसलिए उसमें ज्यादा इन्फेक्शन के चांस नहीं होते हैं। लेकिन जानवरों को ना हम पका के देते हैं ना धो के देते हैं। आप जो है खेत से अगर घास भी लेके आएंगे तो उसको धो के तो देंगे नहीं, सीधे लाके उसके सामने डाल देंगे, चाहे वो चैप करके डालें या बिना चैप करके डालें। लेकिन लाएंगे सीधे खेत से और उसके आगे डाल देंगे। और कुछ सीजन ऐसे होते हैं, खासकर बरसात के सीजन ऐसे होते हैं, उस समय जो है कीड़े जो होते हैं जमीन में, बरसात में कीड़ों की जो मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो वो कीड़े जो है उनके साथ में उनके पेट में चले जाते हैं, और पेट में जाएंगे तो वहां जाकर के बढ़ेंगे, तो वो उसका, क्योंकि अधिकतर कीड़े जो होते हैं वो खून चूसते हैं जानवर के अंदर से, अंदर हो चाहे बाहर हो, वो केवल खून ही चूसते हैं और कुछ नहीं खाते हैं। तो इसलिए जानवरों को हर 3 महीने पे एक बार कीड़े की दवाई देना बहुत जरूरी है। रूटीन से अगर आप कीड़ों की दवाई देंगे 3-3 महीने में, तो आपके जानवर की हेल्थ, और जो नहीं देता है उसकी हेल्थ में आप जो है डिफरेंस देख सकते हैं। कभी भी अपने गाँव में रहते हैं, यहाँ भी रहते हैं आप, या फिर आप जो है आप अगर आप दे रहे हैं और जो नहीं दे रहा है उसके और आपके जानवर की हेल्थ में और जो है ये प्रोडक्शन में, दूध उत्पादन में जो है फर्क आपको महसूस हो जाएगा। इसके साथ ही जो है आप अब जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होगा, पैदा होने के बाद जो है वो बड़ा होगा, मैंने बताया ना हीफर जो उसको बोलते हैं, जैसे हमारा फार्म है हीफर रेरे, तो एक उम्र आती है कि उसको जो है गाभिन होने की उम्र आती है हीफर की। तो हीफर रेयरिंग, जब हीफर के जब 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 जो है बछिया की बात करेंगे, जब वो उसकी उम्र होती है 15 से 18 साल तक आ जाती है, वो सॉरी महीने की, तो उसको गाभिन होने की उम्र हो जाती है उसे। तो उस समय क्या करना है कि हमको जो है गाभिन होने के लिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन देना पड़ेगा, जिसमें हमें कुछ प्रोटीन डाइट बढ़ानी पड़ेगी, ताकि उसके अंदर जो भी कमियां रह जाती है कुछ, क्योंकि जानवर की फीडिंग जो है वो बहुत ज्यादा आदमी ध्यान नहीं देता है, लेकिन अगर हम उस समय ध्यान देंगे, क्योंकि अगर हम उस समय ध्यान नहीं देंगे तो उसकी जो पहली बार गाभिन होने की उम्र है वो अगर 18 महीने से लेकर के की जगह पर 30 महीने हो गई, तो 1.5 साल का गैप आपको ज्यादा और उसको और आपको और खिलाना पड़ेगा। इसलिए 18 महीने पर जो है आपको अगर उसको क्या कहते हैं गाभिन होने की उम्र आ रही है, तो आप कुछ मिनरल मिक्सचर आते हैं, मिनरल मिक्सचर, क्या बताऊं उसको हिंदी में, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। मिनरल मिक्सचर आते हैं बाजार में, मिनरल मिक्सचर के पैकेट आते हैं, बहुत बढ़िया अच्छी कंपनी के पैकेट, वो आती है, जिसमें कि कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, मिनरल्स है, आयरन वगैरह सब होते हैं। वो वो एक्स्ट्रा देना है। प्लस अगर आप दे सकते हैं तो अंकुरित दालें, साबुत दालें, जैसे जिसमें काला चना खास मेन है, उसके अलावा और आप जो रखना चाहें तो वो रख सकते हैं। लेकिन काला चना जो है वो बहुत जरूरी है, उसको आप भिगा करके अंकुरित होने तक भिगाएं। जैसे आपने 2 किलो चना भिगा दिया, आज आप भिगाएंगे तो दूसरे तीसरे दिन से वो अंकुरित होना शुरू हो जाएगा। तो आपको, जैसे आपने 2 किलो आपने आज भिगाया है, तो तीसरे दिन से हल्का सा अंकुर शुरू हो जाएगा, तो 200 ग्राम जो है वो काला चना, उसको थोड़ा सा दल लेना है, और उसमें 50 ग्राम जो है मिनरल मिक्सचर मिला करके उसको आप एक्स्ट्रा फीडिंग करेंगे, आप जो खाना दे रहे हैं उसके साथ में, तो उसकी जो है उसको हीट में आने की, मतलब उसको गाभिन होने के लिए जब वो हीट में आती है तो उसके चांसेस ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कि जो आपका जो 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 गैप है, जो अगर वो समय पर अगर वो गाभिन नहीं होगी, तो
और लेट में होगी तो उतना गैप जो आप उसको पालेंगे, उससे जो दूध उत्पादन लेंगे उसमें जो है वो आपको गैप नहीं मिलेगा। इसलिए आप ये आप करते हैं कि आप साबुत दालों में को अंकुरित करके उसमें 50 ग्राम मिनरल मिक्सचर करके डेली, और गुड़ अगर आप डालें तो बहुत अच्छा है। गुड़ में क्योंकि आयरन बहुत अच्छी मात्रा में होता है, गुड़ मिला करके उसको आप दें। नमक और साथ में देना है। नमक तो आपको देना ही है, वैसे भी रेगुलरली देना है। नमक और डाल देंगे तो उससे क्या होता है कि जो कुछ ट्रेस मिनरल होते हैं, जो क्या कह सकते हैं उनको, जो मतलब मिनरल्स की जो अंदर कमी रह जाती है थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं, जो कि जानवर को हीट में नहीं आने देती है, वो अगर वो कमी पूरी हो गई तो वो समय से जो है वो हीट में भी आएगा। और आप उसको अगर नेचुरल सर्विस करेंगे या आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन होता है आजकल, कृत्रिम गर्भाधान से करेंगे या सांड से अगर उसको गर्भाधान कराएंगे तो उसके जो है गाभिन होने के चांस जो है वो ज्यादा हो जाएंगे, ज्यादा चांस हो जाएंगे। गाभिन तो वैसे भी हो जाती है, लेकिन अगर ये सब चीजें करेंगे तो वो ज्यादा चांस हो जाएंगे कि आपका जो है गाभिन होने का चांस बढ़ जाएगा। ठीक है, उसके साथ ही जो है उसके बाद आप रेगुलर उसको जो है रखेंगे। जैसे वो गाभिन हो गई आपकी बछिया, तो 7वें महीने के बाद में आपको थोड़ा उसको एक्स्ट्रा, क्योंकि 7 महीने तक का बच्चा जो है वो बहुत 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 बड़ा नहीं होता है, लेकिन 7 महीने के बाद में जो है उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से बढ़ती है। 7वें महीने में और 8वें महीने में और 9वें महीने में जो है वो लगभग 2 महीने में ही उसकी ग्रोथ मेन आती है। 2 महीने तक वो जो है एक हिसाब से बहुत छोटा भ्रूण ही होता है, लेकिन आखिरी के 2 महीने में उसकी ग्रोथ बढ़ती है। तो आप उस समय आपको थोड़ा सा उसका दाना या न्यूट्रिशन जो है उसको बढ़ाना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं अभी बताता हूँ, जब न्यूट्रिशन वाला पार्ट इसके बाद इसी में कवर करता हूँ तो मैं बताता हूँ कि क्या करना है। तो उसमें आपको थोड़ा सा दाना उसमें बढ़ाना पड़ेगा। ठीक हो गया। उसके बाद में जो है गाभिन हो जाती है, तो फिर वो लगभग 9 महीना 9 दिन गाय में और 10 महीना 10 दिन जो है भैंस में उसको वो ब्याह जाएगी। ये तो हो गया एक प्रोसेस जो है हमने कैसे मैनेज करना है। साथ में मैनेजमेंट में क्या है कि फीडिंग, मतलब उसको जो है क्या खिलाना है, कैसे खिलाना है, कितना खिलाना है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया कि जो न्यू बॉर्न होता है, जो बच्चा पैदा होता है, उसको क्या देना है 2 महीने तक, वो मैंने आपको बता दिया। इसके साथ ही मैं आपको अब ये बताता हूँ कि जो है अब जैसे आपकी आपकी बच्चिया जो है 2 महीने से ऊपर हो रही है, तो उसको आप कम से कम आधा किलो काफ फीड जो है आपको डेली देना है उसको। बॉडी मेंटेनेंस के लिए बोलते हैं उसको, बॉडी मेंटेनेंस होता है कि बॉडी उसकी बनी रहे, और बाकी चीजें आप खिला रहे हैं, उसको चारा खिला रहे हैं, हरा चारा दे रहे हैं, वो दे रहे हैं, सब दे रहे हैं, तो आधा किलो फीड 2 महीने के बाद में आपको थोड़ा थोड़ा उसको देना पड़ेगा। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी फीड की मात्रा भी जो है धीरे धीरे बढ़ती जाएगी। 2 महीने से आधा किलो से 1 किलो, 2 किलो, 1 किलो, 2 किलो तक जो है 7 महीने आते आते उसको जो है 2 किलो पर डे मिलना चाहिए, जिसे बोलते हैं बॉडी मेंटेनेंस। तो 7 महीना तक पहुंचते पहुंचते जो है उसकी उम्र, जब उसकी क्या सॉरी 7 महीने की गाभिन हो जाती है जब बछिया, जब सॉरी जब वो मतलब उसकी उम्र बढ़ती जाती है, तो 15 महीने तक जो है पहुंचते पहुंचते उसको 2 किलो तक जो है आपको डेली 15 किलो, 15 से 18 महीने जब तक वो गाभिन नहीं होती है तब तक उसको 2 किलो पर डे जो है बॉडी मेंटेनेंस का राशन देना है। उसके बाद में जब वो गाभिन हो जाती है तो भी आप चलते रहेंगे। 7 महीने तक गाभिन हो जाती है तो आपको बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा फीडिंग की जरूरत नहीं है, ज्यादा उसको वो देने की जरूरत नहीं है। लेकिन 7 महीना जैसे ही उसका होता है तो अब आप समझ लीजिए कि 7 महीने में बॉडी मेंटेनेंस जो होता है, क्योंकि जानवर का अपना भी शरीर है और साथ में बच्चा भी धीरे धीरे बढ़ता है, तो आपको बॉडी मेंटेनेंस के साथ में जो है वो काफ फीडिंग, जो अंदर बच्चा है उसके लिए भी थोड़ा सा जो है दाना बढ़ाना पड़ेगा। आधा किलो पर डे आप बढ़ा सकते हैं उसको धीरे धीरे 7वें महीने में, 8वें महीने में। 8वां महीने आते आते आपको 1 किलो और बढ़ा देना है। 7वें महीने में आधा किलो और 8वें महीने में 1 किलो तक आप उसको बढ़ा सकते हैं, ताकि जो है उसके अंदर जो है थोड़ा प्रोडक्शन, क्योंकि बॉडी मेंटेनेंस चल रहा है, बाकी चीजें आप हरा चारा भूसा दाना सब दे रहे हैं, तो फीडिंग इतनी करनी है। अब क्या है कि जैसे गाय ब्याह गई है, तो आपको अब ब्याने के बाद में जो है उसकी फीडिंग का जो फॉर्मूला है, जो साइंटिफिक फॉर्मूला है, वैसे देने को तो कोई कितना भी देता है अलग बात है, जो साइंटिफिक फॉर्मूला है वो कि 2 किलो बॉडी मेंटेनेंस का देना होता है और 3 किलो दूध पर 1 किलो दाना, जिसको बोलते हैं फीड बोलते हैं, वो एक्स्ट्रा देना है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर किसी की गाय 9 किलो दूध दे रही है दोनों टाइम मिला करके, तो आपको 9 किलो का मतलब 3 किलो, 3 3 9 3 किलो दाना जो है वो देना है आपको मिल्क के लिए, और 2 किलो उसकी बॉडी मेंटेनेंस के लिए। तो 3 और 2 5 किलो दाना हो जाता है पर डे का। अगर 9-10 किलो दूध दे रही है तो 5 किलो जो है फीड आपको देना है। 5 किलो फीड को आधा सुबेरे और आधा शाम
2.5 किलो सुबह और 2.5 किलो शाम देना है। तो अगर आप ये देते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि एक तो उसका मेंटेनेंस बना रहेगा, बैलेंस बना रहेगा, दूध कभी कम नहीं होगा जल्दी से। वरना क्या होता है कि ब्याने के 2 महीने तक दूध तो अच्छा देती है, 2 महीने के बाद एकदम से जो है वो डाउन करना शुरू कर देती है, क्योंकि हमारा बॉडी मेंटेनेंस तो हो रहा है 2 किलो, लेकिन जो दूध के लिए जो फीड है वो हम शायद नहीं दे पा रहे हैं। तो उससे क्या होता है कि 2 महीने तक तो जो जो थोड़ा रिजर्व होता है वो उससे आ जाता है फीड, लेकिन 2 महीने के बाद में क्या होता है कि अंदर जो है मिनरल्स की जो है डिफिशियंसी हो जाएगी, शरीर में कमजोरी आ जाएगी, हर चीज में कमजोरी आ जाएगी, तो फीड मिल्क प्रोडक्शन एकदम से डाउन हो जाता है। तो इसलिए आपको जो है जो ये फॉर्मूला है कि 2 किलो बॉडी मेंटेनेंस और 3 किलो पर केजी मिल्क के लिए 1 किलो एक्स्ट्रा फीड, इसके फॉर्मूले से आप देंगे तो इससे होगा क्या कि आपका जो जानवर है वो लंबे समय मतलब 6 7 8 9 महीने तक भी दूध देगा, और वो कंटिन्यूस जो भी देता है वो बना रहेगा। थोड़ा बहुत आधा 1 किलो का फर्क आ जाएगा, लेकिन 10 किलो वाला 2 किलो में नहीं आएगा। 10 किलो वाला हो सकता है कि 8 महीने बाद 8 किलो में 7 किलो में आ जाए, लेकिन ये है कि 2 किलो में नहीं आएगा। अच्छा, उसके साथ में क्या है कि अगर आप उसको रेगुलर देंगे, मिनरल मिक्सचर की फीडिंग जो है वो बहुत जरूरी है साथ में करना है, क्योंकि मिनरल्स दूध में, मैंने बताया ना, दूध जो है कंप्लीट फीड होता है। जैसे कि आप जानते हैं जब बच्चा पैदा होता है, चाहे जानवर का हो चाहे इंसान का हो, तो बहुत लंबे समय तक जानवर के बच्चे को तो हम 2 महीने के लिए कहते हैं, इंसान का बच्चा तो साल साल भर तक भी केवल दूध पे जिंदा रहता है और पूरी ग्रोथ भी होती है उसकी। इसका मतलब है कि वो कंप्लीट फीड होता है, उसमें सारे मिनरल्स होते हैं, सारे विटामिन होते हैं, सब कुछ होता है। तो वो निकलते तो शरीर में गाय या भैंस के शरीर से ही है। तो जब वो शरीर से निकल रहे हैं तो उसका मतलब है कि कहीं रिजर्व है, उसका रिजर्व है मतलब कहीं इकट्ठा भी है, तभी तो निकल रहा है। लेकिन वो निकलता ही जाएगा, और आप उसको रिजर्व को अगर आप नहीं भरेंगे, ऊपर वापस नहीं करेंगे, तो वो खाली हो जाएगा एक दिन। इसलिए आपको मिनरल मिक्सचर जो है साथ में जरूर देना है। कम से कम 100 ग्राम मिनरल मिक्सचर जो है, अच्छी अच्छी कंपनी वाला मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम। इसमें एग्रीमेंट 4 टाइप आता है, बहुत अच्छा है, बहुत सस्ता भी है। अगर आप बड़ी पैकिंग लेंगे तो शायद बहुत महंगा भी नहीं पड़ेगा। सबसे अच्छा वो है मिनरल मिक्सचर है। और उत्तराखंड वालों के लिए मैं बता दूं कि आंचल का मिनरल मिक्सचर जो है उत्तराखंड में, वो बहुत बढ़िया है, टेस्टेड है, मैंने टेस्ट भी करवा रखा है उसका। बहुत बेस्ट क्वालिटी का मिनरल मिक्सचर है। कोई उत्तराखंड से अगर है तो वो ले सकता है वहां से। बाकी अगर बाजार से लेना हो तो एग्रीमेंट फोर्ट आता है, वो बहुत बढ़िया मिनरल मिक्सचर है और सस्ता भी है। बाकी महंगे तो और तो है, उन्हीं के तो बहुत अच्छे अच्छे भी हैं, थोड़ा महंगे हैं। ये थोड़ा महंगा, मतलब महंगा तो नहीं, मैं ये तो नहीं कह सकता सस्ता है कि महंगा है, मैं तो खरीदता नहीं हूँ आजकल, लेकिन बहुत अच्छा मिनरल मिक्सचर है। इस मिनरल्स की क्या होता है, मिनरल्स जब आते हैं दूध में निकलते हैं तो वो रिजर्व भी होने चाहिए। मिनरल्स की डिफिशियंसी होगी तो गाय दोबारा गाभिन नहीं होगी। एक बार तो उसने जो है वो ब्याह गई है, तो दोबारा ब्याने के लिए रिजर्व हर चीज होना चाहिए बॉडी में, तभी वो दोबारा से हीट में आएगी, और तभी जो है वो दोबारा दोबारा से जो है वो गाभिन होगी, और फिर से जो है क्योंकि मिल्क प्रोडक्शन के लिए जो है का जो टाइमिंग होता है वो गाय में लगभग साल भर तक होता है, और भैंसों में 6 7 8 महीने का होता है। उसके बाद में वो डाउन हो जाती है बहुत ज्यादा। दोबारा ब्याह जाएंगे तो फिर से जो है आपको प्रोडक्शन मिलेगा। तो ये तो था मैनेजमेंट का पार्ट, एक छोटा सा। इसके साथ में जो है मुझे कुछ जो है कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके बारे में मैं जो है थोड़ा सा आपको बता सकता हूँ कि इसमें हाँ, इसके साथ में एक और बिंदु और हम रखेंगे जो है मैनेजमेंट में, कि हमको समय समय से जो है एरिया वाइज अपने क्षेत्र के हिसाब से जो है बीमारियों के लिए टीकाकरण जरूर कराना चाहिए। टीकाकरण में 2 3 जो है टीके हैं, जो होती हैं जो बीमारियां वो खास है। एक तो है खुरपका मुंहपका, FMD है, खुरपका मुंहपका। ये साल में 2 बार इसका टीकाकरण होता है, क्योंकि साल में 2 बार बारिश होती है साल में। तो जिस बारिश से पहले आपको ये नहीं सोचना है कि मुझे कब लगाना है, जब आपको पता है कि बारिश का सीजन आने वाला है जून का, तो उससे पहले लगा लेना है। सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में बारिश होती है, जाड़ों की बारिश से पहले लगा लेना, क्योंकि बारिश के मौसम में ही ये जो है बहुत ज्यादा होता है। इसलिए इसको ध्यान रखेंगे कि हमको बारिश से पहले के मौसम में इसको लगा देना, और साल में 2 बार लगेगा, क्योंकि इसकी इम्यूनिटी जो है वो बहुत ज्यादा लंबी नहीं होती है, इसलिए साल में 2 बार लगाया जाता है। इसके साथ में एक बीमारी होती है गला घोटू, हिमोरेजिक सेप्टिक, HS के नाम से जानते हैं, और वो उत्तर प्रदेश या राजस्थान और उधर की तरफ बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि वहां गर्मी का मौसम होता है। तो उसका टीकाकरण जो है गर्मियों से पहले लगा लेना है हर हाल में। गर्मियां शुरू होने से पहले पहले ही उसका टीकाकरण होना है, क्योंकि गर्मियों में ही जो है, गर्मियों की बरसात में ही होता है, क्योंकि इसको गर्मी के अलावा इसको ह्यूमिडिटी, गर्मियों की जब बरसात होगी तभी ये बीमारी ज्यादा होती है, क्योंकि इसको गर्मी भी चाहिए और बरसात भी चाहिए होती है इसको जो है
इस बीमारी के लिए। केवल गर्मी में नहीं होगा ये, गर्मी में जब बरसात होगी तभी होगा। तो ये जो गलाघोटू बीमारी है बहुत ज़्यादा खतरनाक है। इसमें जानवर अगर इलाज नहीं होता है तो घंटे 2 घंटे में ही जो है उसमें उसकी मृत्यु हो जाती है। और इलाज हो जाता है तो ठीक भी हो जाती है, लेकिन अगर नहीं मिला मौका नहीं मिल पाता तो बहुत जल्दी मृत्यु होती है। तो इसलिए उसका जो है उसका टीकाकरण जो है अपने साल में 1 बार ज़रूर कराएँ, गर्मियों से पहले। इसके अलावा जो है मुझे जो बिंदु दिए गए हैं उसमें है गौपालन से अधिक साफ-सफाई की व्यवस्था। अब साफ-सफाई की बात जब हम करते हैं तो साफ-सफाई तो होनी ही चाहिए, उसमें कोई बड़ी वो नहीं है, बताने वाली बात नहीं कि सफाई भी करनी चाहिए। सफाई करेंगे, सफाई अगर आप कर सकते हैं अधिक से अधिक, आपका जो फर्श है नीचे, बिल्कुल थोड़ा-सा बिल्कुल प्लेन होना चाहिए, समतल, चाहे वो कच्चा हो या पक्का हो। पक्का फर्श भी हो आपका है तो भी ठीक है, और अगर कच्चा फर्श भी है तो वो बिल्कुल प्लेन होना चाहिए ताकि उसमें कहीं भी जो है गोबर पेशाब की जो है रुके नहीं, और वो थोड़ा-सा ढाल होना चाहिए उसमें हल्का-सा, ताकि पेशाब जब जानवर करे तो वो सड़क के एक तरफ को आ जाए और एक एक नाली में आकर के बाहर चले जाए। तो सफाई का ध्यान तो आपने रखना ही है, उसमें तो बताने वाली बात मुझे लगता नहीं कुछ ज़्यादा होनी चाहिए, सफाई होनी ही चाहिए। इसके अलावा जो है एक बिंदु है, व्यावहारिक और मानसिक कारण से गाय की अनदेखी हुई है। अब इसमें एक एक बिंदु लिखा हुआ है, व्यावहारिक और मानसिक कारणों से गाय की अनदेखी हुई है। अभी जी अनदेखी वाली बात डॉक्टर मटवाल, मैं अभी अपनी स्क्रीन को मैं शेयर कर लेता हूँ क्योंकि अभी ये दूसरे पार्ट में आ गए हैं। जो जी, जी। डॉक्यूमेंट है ये इस पर हमने जैसे इसमें लिखा भी है, हमने पूर्व जी, में भी जी। इस पर चर्चा की थी। मेरी रिक्वेस्ट होगी मुन्नीलाल जी, रंजना जी से, मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए जरा वो आप सेटिंग्स को जरा कर दें क्योंकि उसको अभी बंद कर रखा था, कुछ जो समस्या हुई थी बीच में, तो उसको अगर आप खोल देंगे तो मैं उसको कर लूँगा। तो मैं इस बीच में जब तक कि ये करते हैं अपना सेटिंग को ठीक करेंगे, मेरा आपसे पूछना है डॉक्टर मटवाल कि आप उत्तराखंड में जब आपने कार्य किया इतने साल से, तो आप किन-किन संस्थानों में रहे और उसमें हर एक संस्थान के क्या-क्या अनुभव रहे, विशेषकर उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में? और उत्तराखंड जी, सरकार के अरबी में भी आप रहे, फिर आप डिपार्टमेंट में जी, आ गए, फिर इस तरह से और भी रहे होंगे। कालसी फार्म में भी शायद आप रहे, तो हाँ, कालसी काफ़ी फार्म में क्या है कि क्या जी, जी। जी, इसके जी, बारे जी, में काफ़ी थोड़ा-सा भारत में भी काम है, लेकिन वहाँ बहुत ज़्यादा दिन नहीं, मैं केवल 2 महीने ही रुका था, उससे ज़्यादा दिन नहीं रहा। लेकिन फिर भी मैं आपको बताता हूँ कि मैं सबसे पहले मेरी जब उत्तराखंड सरकार में जब मेरी नियुक्ति हुई थी, तो मेरी जो है नियुक्ति पहले जो है एक चमोली जिला है हमारे यहाँ पर, जहाँ बद्रीनाथ केदारनाथ है आज की तारीख। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर जहाँ पर है, उस जिले में मेरी पोस्टिंग हुई थी। और वो अब में से हो सकता है बहुत सारे लोग गए भी होंगे चमोली, क्योंकि जब बद्रीनाथ जब जाते हैं चमोली जिले में, तो आपने देखा है कि बद्रीनाथ जब जाते हैं तो चमोली जिला जो है वो एक बहुत ही जो है मतलब क्या कहना चाहिए कि पहाड़ी जिला है, ऐसा है, ऐसे पहाड़ हैं बिल्कुल ऊंचे ऊंचे खड़े खड़े कि वो बड़े खतरनाक भी हैं, और वहाँ स्लाइडिंग भी बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर मेरी नियुक्ति थी, सबसे पहली नियुक्ति मेरी जो है चमोली जिले में रही, जहाँ मैंने 4 साल तक में रहा। तो पहाड़ में जो जो प्रॉब्लम है वो वो मतलब ऐसे नहीं है कि बहुत ज्यादा, क्योंकि वहां पर जो है लोग बहुत ज्यादा जानवर पालते नहीं है, जैसे प्लेन्स के एरिया में है, लोगों के पास संख्या बहुत ज्यादा होती है, डेयरी भी बन जाती है, 10 10 20 20 50 50 जानवर पालते हैं। लेकिन वहां पर जो है लोग कम जानवर पालते हैं, 2 3 4 की संख्या होती है। तो इसलिए वहां पर जो है जो क्या कहते हैं, जो लोग ये पशुपालन का कार्य करते हैं वो पूरे मन लगा के करते हैं, क्योंकि उनके पास संख्या बहुत ज्यादा नहीं होती है, और उनके पास उनका 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 जो है वो रोजगार का साधन भी होता है। और उसमें बकरियां खासकर जो लोग पालते हैं, बकरियां पालते हैं, तो उससे उनका रोजगार बहुत अच्छा चलता है, क्योंकि बकरियों की संख्या जब पालते हैं तो वो 50 60 100 तक भी होती है। और गाय भैंस में तो बहुत ज्यादा नहीं पालते हैं, लेकिन ये है कि वहां पर जो लोग अपना पशुपालन से जो जुड़े हैं, वो मुख्य उद्देश्य उनका उनका जो है उससे रोजगार का ही होता है। और इसलिए वहां पर जो है ये पशुपालन की स्थिति और और चीजों के मुकाबले, जैसे कृषि है या बागवानी है, उसके मुकाबले थोड़ा सा ज्यादा बेहतर है, क्योंकि कृषि और बागवानी में बहुत सारी चीजें आती हैं। कभी बारिश ज्यादा हो गई तो फसल नुकसान हो जाती है,
पहाड़ों में एक समस्या बढ़ गई है, जैसे आजकल बंदरों की बढ़ गई है। अगर आप बागवानी करते हैं, आपने पता लगा पेड़ तो लगा लिया, फल भी आ गए, लेकिन बंदरों की संख्या इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो उसके लिए फिर जो है या तो चौकीदारी आप करते रहेंगे रात दिन, या फिर वो नुकसान कर जाते हैं। तो उनके मुकाबले जो है पशुपालन वहां पर जो है फायदे का मतलब एक व्यवसाय है। इसलिए लोग पहाड़ों में खासकर चमोली जिले में या और भी कहीं पहाड़ में हो, वो इसको जो है ज्यादा आसान समझते हैं औरों के मुकाबले, क्योंकि इसमें जो है किसी भी प्रकार का जो है मतलब दिक्कत जो आती है वो उतनी ज्यादा नहीं आती है और व्यवसाय के मुकाबले, जैसे कि एग्रीकल्चर है या हॉर्टिकल्चर है या कुछ भी है, उसके मुकाबले जो है ये थोड़ा आसान है। और डेयरी अगर आपने वहां पर है या जानवर आप किसी के पास अच्छे हैं, तो वो दूध बेच करके या वहां पर घी भी बनाते हैं। देसी गाय होती है यहाँ की, उसका घी बनता है, तो उसकी कीमत बहुत ज्यादा महंगी भी है। वो हमारे यहाँ पर तो एक फार्म है, उसका तो घी भी जो है लगभग 4-5 हजार रुपए किलो बिकता है। वो 4-5 हजार रुपए किलो भी क्या, वो तो 100-100 ग्राम की पैकिंग में बेचते हैं आजकल। 400 रुपए का 100 ग्राम है उसकी कॉस्ट भी, वही लगभग 4 हजार रुपए किलो के लगभग रेट है। तो उससे उनकी आमदनी जो है बहुत अच्छी है, लेकिन जो लोग मन लगा के करते हैं उसमें। उसके बाद में मैं फिर जो है 4 साल बाद फिर मेरा ट्रांसफर हो गया था, देहरादून जिले में रहा। तो देहरादून जिला तो मैदानी और आधा पहाड़ी है। तो यहाँ पर भी वही सेम स्थिति है। यहाँ पर तो खैर एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा था पहले, अब तो नहीं रहा। अब तो क्योंकि यहाँ पर एग्रीकल्चर सेक्टर लगभग जमीनें लगभग जो है समाप्त हो गई हैं वो देहरादून में, क्योंकि पूरा जो है वो शहरीकरण हो चुका है। तो इसलिए कृषि वगैरह तो यहाँ समाप्त हो चुकी है, लेकिन और पशुपालन भी लगभग जो है वो आम आम मतलब आम जनता के पास के हाथ से छूट करके अब जो है वो व्यवसायिक रूप में आ गया है। मतलब डेयरियां जो खोल रहे हैं वही पाल रहे हैं, बाकी जो है इंडिविजुअल जो है वो बहुत कम हो गए हैं उत्तराखंड में भी जो है ये मैदानी क्षेत्रों में। लेकिन जो लोग बिजनेस के रूप में जो ले रहे हैं, डेयरी फार्म का ले रहे हैं, वो बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो बाकी मैदानी क्षेत्र है, इसलिए वहाँ कोई दिक्कत नहीं है, हर चीज की जो है सुविधा है। चारा भी मिल जाता है, हरा चारा मिल जाता है बाजार में, सूखा चारा भी मिल जाता है, सब कुछ मिल जाता है, फीड में सब कुछ मिल जाता है। तो इसलिए वहाँ इधर देहरादून वाले या वो मैदानी क्षेत्रों में जो है, जिनका जो बिजनेस के रूप में जिन्होंने लिया हुआ है, वो बहुत अच्छा है, क्योंकि यहाँ मार्केट भी बहुत बढ़िया है। मार्केट अच्छी है, दूध का उत्पादन अगर आपके पास है तो सेल की कोई प्रॉब्लम होती नहीं शहरों में। तो यहाँ पर बहुत बढ़िया है। इसके अलावा मैं हमारा एक और डेयरी फार्म है, वो पूरा जो है प्योर मतलब पूरी तौर से देसी जानवरों का है, जिसमें हमारे पास जो है रेड सिंधी का एक फार्म है, कालसी के नाम से है, इधर देहरादून में ही है। तो कालसी फार्म के नाम पर है, वहां पर जो है रेड सिंधी का फार्म है, मतलब बेसिकली वो। लेकिन अब हमारे पास जो है वहां पर रेड सिंधी के साथ में साहिवाल और गिर भी हमने जो है वहां पर जो है रख लिए हैं। तो वहां पर की एक्टिविटीज तो बहुत ज्यादा है, उसके बारे में तो मैं बहुत ज्यादा नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि वहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण एक तकनीक होती है कि भ्रूण प्रत्यारोपण की जो है तकनीक वो पूरे इंडिया में जो है केवल हमारे कालसी फार्म पर ही जो है वो सक्सेस हुई है पूरी तरह से, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान पूरे इंडिया के जो है लोग जहां से भी आते हैं वो ट्रेनिंग के लिए कालसी फार्म पर ही आते हैं, उसके अलावा वो कहीं भी सक्सेस नहीं हुआ है। तो वहां पर भ्रूण प्रत्यारोपण की तकनीक से जो है तकनीक और आईवीएफ जो है वो भी जो आजकल आपने सुना होगा, वो भी जो है वहां पर हो रही है, और वो पूरी तरह से जो है सक्सेस है उसमें मिल रही है। उसके बाद जो है फिर मैं बहुत समय मैं ऑफिस में रहा, बहुत समय तक मैं ऑफिस में मेरी नियुक्ति रही। उसके बाद मैं एक हमारी एक रोग अनुसंधान प्रयोगशाला है श्रीनगर में, हमारे यहाँ पर है, पड़ती है पहाड़ में। तो वहां मैं रहा तकरीबन 5 साल। तो वो लेबोरेटरी है, वहां पर जो है अलग अलग प्रकार की बीमारियों के जो है इलाज वो किए जाते हैं, टेस्ट किए जाते हैं कि कौन सी बीमारी है, कौन सा उसका निदान कैसे होता है। उसके बाद में जो है फिर मैं अभी यहाँ पर 2 साल से यहाँ पर अपने यहाँ ऋषिकेश वाले फार्म पर हूँ। और ऋषिकेश वाला फार्म जो है ये मुख्य रूप से जर्सी का फार्म है। क्योंकि अभी हमने ये देख रहे हैं कि प्योर जर्सी जिसे बोलते हैं, जर्सी तो बहुत है लेकिन वो सारी क्रॉस है। जो प्योर जर्सी की जो स्थिति है आज की तारीख में हमारे यहाँ पर देश में जो है वो बहुत कम हो गई है, क्योंकि एक तो जर्सी और एक होती है जर्सी और एक होती है फ्रीजियन, हॉलिस्टीन फ्रीजियन बोलते हैं, काली सफेद वाली गाय, और एक जर्सी होती है, आप लोग
अगर आप वो जानवर पालते हैं तो बहुत अच्छा आपको उसके बारे में जानकारी है। ये दोनों जो है विदेशी विदेशी नस्लें हैं और इनको मतलब पालना थोड़ा सा जो है मतलब महंगा सौदा कह सकते हैं जिसको, क्योंकि ये बीमार बहुत ज्यादा होती है। इसलिए इसको हम एडवाइस नहीं करते हैं कि आप प्योर ब्रीड पालें। हमारे पास तो सरकारी फार्म है, तो इसलिए हमने प्योर ब्रीड रखी है। हमारे पास जो है वो डेनमार्क की ब्रीड हम वहां से लेके आए थे, तो वो प्योर ब्रीड है हमारे पास। लेकिन ये है कि ये थोड़ा सा जो है थोड़ा डेलिकेट बोलते हैं ना जिसको, कि कमजोर टाइप का कह सकते हैं, कि बीमार बहुत जल्दी होता है। इनके लिए जो है मतलब इनको बीमार होने के लिए तो बहाना चाहिए होता है ना, जैसे बोलते हैं कि ये बहाना से हो जाती है बीमार, वैसे ही इनका है कि कुछ भी बहाना लगता है तो बीमार हो जाती है। और उस वजह से जो है बीमार होने से क्या होता है कि कॉस्ट बढ़ जाती है, प्रोडक्शन कॉस्ट जो होती है वो, क्योंकि बीमारी का इलाज करवाएंगे। तो इसलिए हम जो है अधिकतर जो है वो एडवाइस करते हैं कि आप प्योर ब्रीड ना पालें। प्योर ब्रीड जो होती है हॉलिस्टन फ्रीजन और जर्सी की प्योर ब्रीड जो है वो दूध तो बहुत अच्छा देती है, लेकिन बहुत महंगी पड़ जाती है, क्योंकि वो बीमारियां बहुत ज्यादा आती है उसमें और उसकी मेंटेनेंस भी बहुत ज्यादा होती है। इसलिए क्रॉस ब्रीड सबसे अच्छा है हमारे। अगर आपको जानवर, जैसे हमारे पास साहिवाल भी है, गिर भी है यहाँ पर, तो हमारे देश की जो ब्रीड है, साहिवाल है, गिर है, रेड सिंधी है, देसी जो हमारे जानवर है जिसको देसी बोलते हैं, ये हमारे देश की जो वो ब्रीड है। जितने भी ब्रीड है अपने अपने एरिया की जहाँ भी है, राजस्थान वालों की राजस्थान की पता है, गुजरात में अलग है, मध्य प्रदेश में अपनी जो है जो दूध देने वाली होती है वो अलग है, हरियाणा की अपनी अलग ब्रीड है, उत्तराखंड की भी एक ब्रीड है हमारी। वो दूध तो नहीं देती है, लेकिन उसका जो है उसकी मेडिसिनल वैल्यू की वजह से उसकी जो है कीमत है। उसे कहते हैं बद्री गाय है, उसको रजिस्टर्ड है बद्री के नाम से। तो वो जानवर क्या है, जो देसी जानवर हैं वो बीमार नहीं होते बहुत जल्दी। अगर उनमें आप वैक्सीनेशन नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा, लेकिन कर लेना चाहिए। अगर आप नहीं भी करते हैं और उसमें कहीं बाहर का किसी का कांटेक्ट नहीं है, केवल आप ही उसको पाल रहे हैं और उसके अलावा कोई आपके डेयरी फार्म पर नहीं जा रहा, तो आपको वैक्सीनेशन कराने की भी जरूरत नहीं है। लेकिन ये है कि वैक्सीनेशन तो टाइम से करा ही लेना चाहिए। और सबसे बढ़िया जानवर है बीमार, वो क्या कहते हैं, रेड सिंधी है, गिर है, साहिवाल है, या जो भी आपके क्षेत्र की जो दूध देने वाली ब्रीड है, उन पर आप फोकस करें, क्योंकि ये जानवर हमारे हमारे जो हमारा जो टेम्परेचर है उसके हिसाब से ये यहाँ पर है, वहाँ की है। और इन्हीं को बढ़ावा दीजिए, क्योंकि अभी सरकार का भी वही चल रहा है कि हम देसी जानवरों को बढ़ावा देंगे। इससे क्या है कि इनका अभी इन पे वो भी चल रही है, रिसर्च भी चल रही है कि इनका दूध बढ़ाने की वो भी स्थिति। हम क्रॉस ब्रीड करके तो दूध बढ़ ही जाता है, जर्सी का साहिवाल के साथ में करते हैं तो प्रोडक्शन जो है वो जर्सी साहिवाल का मिक्स हो जाता है, तो वो बढ़ जाता है। तो वो चीजें जो है हम लोग को ध्यान रखनी चाहिए कि हम देसी वाला जानवर लें, प्योर ब्रीड की तरफ ना जाएं, क्योंकि प्योर ब्रीड जो है वैसे मिलेगी भी नहीं, है भी नहीं बहुत ज्यादा। जर्सी तो बहुत कम रह गया, क्योंकि हमारे पास ही बहुत डिमांड है पूरे देश से। जर्सी की अभी हमारे पास बहुत ज्यादा है नहीं, तो हम अभी दे नहीं रहे, लेकिन हम देंगे। तो लेकिन हम गवर्नमेंट की संस्थाओं को ही देते हैं अभी। और जी इसके साथ जी में जो है जी डॉक्टर मटपाल, धन्यवाद। बहुत सुंदर आपने आज अभी मार्गदर्शन दिया है। थोड़ा सा जो कार्य मेरा जो जुड़ाव रहा आपके साथ और आपके विभाग के साथ, वो यूएलडीबी के माध्यम से रहा। और जैसा आपने बताया भी कि वो भारत में केवल कालसी फार्म में ही आप ये जो प्रत्यारोपण की तकनीक है, और इसका भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बना है मेरे ख्याल से डॉक्टर कमल सिंह के द्वारा। उनके साथ बहुत अच्छी तरह से हम लोग जुड़े हुए थे, फर्स्ट जो सीईओ थे यूएलडीबी के। तो यूएलडीबी के जो कार्य है, जो इंटीग्रेटेड तरीके से कार्य किया है, उसके फीड पर भी काम किया है, फीड ब्लॉक्स पर काम किया है, और भी चीजों पर काम किया है। थोड़ा सा उसके बारे में भी आप डालेंगे तो एक अच्छी जानकारी हमारे जो साथी हैं उनको मिलेगी कि किस प्रकार से ये संस्था लगभग 20 वर्ष पहले जब शुरुआत हुई थी, तो अब से उसका विस्तार कितना हो गया है और कितने राज्यों को, कितने लोगों को उसका लाभ मिला हुआ है। जी 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 मैं आपको, यूएलडीबी का मतलब उत्तराखंड लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड इसका पूरा नाम है, और ये हर स्टेट में होती है। एक लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड होता है, उसके स्टेट के नाम से होता है। जैसे यूपीएलडीबी, जीएलडीबी गुजरात के, राजस्थान के आरएलडीबी के नाम से है। तो सब जगह जो है वो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड जो है सब हर स्टेट में बना हुआ है। लगभग लगभग नहीं, सारे स्टेट में जो है ये बोर्ड बने हुए हैं। हमारे यहाँ भी बना हुआ है, उत्तराखंड में भी। हमारे यहाँ उत्तराखंड में जो है जो यूएलडीपी जो है, उसका जो मेन जो उद्देश्य था पहले, कि अच्छी नस्ल का सीमन, सीमन मतलब जो कृत्रिम गर्भाधान करते हैं, तो उसके लिए सीमन जो बनता है ना, जो इंजेक्शन जिसको बोलते हैं हम लोग, की इंजेक्शन लगवाते हैं,
तो जो वो इंजेक्शन जो बनता है, सीमन स्ट्रॉ जो बनती है, वो हमारे यहाँ यूएलडीबी में बनाई जाती है। और उसकी जो है डिमांड लगभग आधे हिंदुस्तान में है आज की तारीख में। जम्मू कश्मीर से लेकर के बिहार, बंगाल और गुजरात से भी अभी मेरे को किसी का फोन आया था कि हम मेरे को भी एजेंसी लेनी है, पता नहीं सॉरी, राजस्थान से, बीकानेर से आया था किसी का फोन। आते रहते हैं कि मुझे भी एजेंसी लेनी है, मुझे भी एजेंसी लेनी है। तो वो जो है क्या कहते हैं, लगभग आधे हिंदुस्तान में, साउथ में तो नहीं है बहुत ज्यादा हमारा, लेकिन यह है कि नॉर्थ जो इंडिया है उसमें लगभग जो है वो उत्तराखंड यूएलडीबी का ही जो है सीमन सेल होती है। ये मार्केट जो है इसकी हम सेल करते हैं। इसके साथ ही आप जो है एक ट्रिपल एस सेक्स सॉर्टेड सीमन बना रहे हैं। सेक्स सॉर्टेड सीमन के बारे में शायद आप लोगों को जानकारी होगी। ऐसा इंजेक्शन या सीमन की स्ट्रॉ है जिससे 95% जो है बच्चियां पैदा होती हैं। केवल 5% ही बच्चे होते हैं। अगर 100 बच्चे पैदा होंगे तो उसमें से 95 बच्चियां होंगी और 5 जो है वो बछड़े हो सकते हैं। कोई पक्का नहीं है वो भी है, लेकिन होने को 100 के 100 भी हो सकते हैं, लेकिन 5% के जो है उसमें वो है कि 5% मेल हो सकता है, बाकी 95% जो है फीमेल होता है। तो सेक्स सॉर्टेड सीमन भी यहाँ पर हमारे यहाँ बन रहा है। और नॉर्मल सीमन जिससे बछड़ा बछिया दोनों होते हैं वो तो हम बना ही रहे हैं, 2002 से बना रहे हैं। और उसका जो है मार्केट लगभग आधा हिंदुस्तान हमारे पास अभी है आज की तारीख में। तो लगभग आधा हिंदुस्तान जो है वो हमारे से ही सीमन खरीदता है। और सेक्स सॉर्टेड सीमन जो है ट्रिपल एस का जो है वो उसकी मार्केट भी जो है पूरी उसी तरह से है, क्योंकि सेक्स सॉर्टेड सीमन हमारे अलावा और भी बहुत सारे लोग बना रहे हैं, तो सब अपने एरिया के हिसाब से लेते हैं। लेकिन यहाँ से भी जो है, यहाँ से भी बहुत सेल है। इसके अलावा हम जो है यहाँ पर हमारे 2 यूनिट हैं, एक कालसी में है और एक ऋषिकेश में है। फीड ब्लॉक बनाती है। फीड ब्लॉक मतलब भूसा, सीरा जो गन्ने की मिल से निकलता है वो, और भूसा को मिला करके जो है फीड ब्लॉक कॉम्पैक्ट कर देते हैं और उसको पैक कर देते हैं बैग में। और वो 12 किलो का एक बनता है, तो 2 की पैकिंग होती है, 24 किलो का बनता है, जो मतलब नॉर्मल होता है। और एक होता है उसमें, उसका हमने रखा है राहत भेली रखा हुआ है, जिसमें केवल सीरा और भूसा होता है। और एक होता है कि उसमें दाना भी मिला देते हैं, तो उसमें 4-5 किलो दाना मिल जाता है, तो वो करीब 29 किलो का हो जाता है। तो उसकी पैकिंग जो है वो, उसमें फिर क्या है कि 13-14, हाँ 29 किलो का करीब बनता है वो, 2 की पैकिंग होती है। तो उसमें फीड एक्स्ट्रा मिलाते हैं, जो दूध देने वाले जानवरों के लिए होता है, उनके लिए बनाते हैं। तो ये जो है इसकी मार्केट तो खैर हमारे पास यही उत्तराखंड की सप्लाई पूरी नहीं हो पाती, इतनी डिमांड है, बाहर तो नहीं कर पाता है, लेकिन उत्तराखंड में लगभग सब जगह जो है हमारी सप्लाई है। और वो भी कम पड़ जाती है, क्योंकि 2 ही फैक्ट्री, दो कालसी में है, उसकी 2 यूनिट कालसी में बनी हुई, एक यहाँ पर है। और वो भी जो है लगातार काम करते हैं, तब भी जो है सप्लाई कम हो जाती है, इतनी डिमांड इतनी रहती है। इसके अलावा हम बनाते हैं एक यूएमएमबी, यूरिया मोलेसिस मिनरल मिक्सचर ब्रिक है। ईंट बनाते हैं एक छोटी सी, 2-2.5 किलो की, जो उसको बोलते हैं यूरिया मोलेसिस मिनरल मिक्सचर ब्रिक, यूएमएमबी है उसका नाम। तो उसमें वो एक ईंट बनती है, उसमें सारे मिनरल्स, जितने मिनरल मिक्सचर मैंने आपको बताया था ना, कि जब आपको मिनरल मिक्सचर देना है, मैंने आपको बताया था पहले, तो वो मिनरल मिक्सचर सारे उसमें मिक्स कर दिए हैं। और वो सीरे और मिनरल मिक्सचर और उसको मिला करके जो है एक ब्रिक बना दिया है, ईंट बना दी गई है। और उसको जो है, जैसे आप दूध निकाल रहे हैं जानवर का, 10 मिनट लगेंगे आपको, 10 मिनट आप उसके आगे रख दीजिए। वो मीठा होता है, क्योंकि सीरा है उसमें, तो मीठा होता है, तो 10 मिनट उसको वो चाट लेगा। तो उससे क्या होगा कि उसकी जो मिनरल्स की डिफिशियंसी है पूरी, वो 10 मिनट में ही जो है, जितना चाट लेगी उतने में ही पूरी हो जाएगी। वो केवल वो 10 मिनट उसको उसके सामने रखना है, उतने में ही जो है उसका काम हो जाएगा। और वो ब्लॉक हम बनाते हैं, उसकी सप्लाई भी बाहर तो जा नहीं पाती, क्योंकि यहीं के लिए पूरी नहीं होती है, उत्तराखंड के लिए वो यहाँ ही नहीं पूरा कर पाते हैं, उसकी इतनी जो है डिमांड है। तो एक वो बना रहे हैं। इसके अलावा जो है हमारे पास एग्रीकल्चर लैंड है, जिसमें हम नेपियर की जो है, नेपियर एक घास होती है, आजकल तो बहुत प्रकार की नेपियर होगी, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में, कई प्रकार की नेपियर होगी, लेकिन अब वो तो खैर सब जगह आप हो गई। लेकिन हमारे पास, हमने बहुत पहले से, जब ये नेपियर बहुत ज्यादा पॉपुलर नहीं हुआ था, उस समय से जो है हम नेपियर की सिपलिंग्स जो है बांट रहे हैं लोगों को। पहले तो हम फ्री में देते थे, जब डिमांड बढ़ गई और हमारा जो है प्रोडक्शन कम होने लगा, तो फिर कॉस्ट में उसको देने लगे। तो वो भी हम जो है शुरू से करते आए, ताकि लोगों को चारे की जो है कमी
जहां पर बैरन लैंड मतलब वो बंजर भूमि होती है, वहां पर कुछ उगा नहीं सकते आप, तो वहां पर आप नेपियर की जड़ लगा दीजिए, आपको वो साल भर जो है फसल देती रहेगी। आपको साल में 2 या 3 कटिंग आपको मिल जाती है उससे बढ़िया। 3 कटिंग तो 3 क्या, अगर अच्छा एरिया जहां पर थोड़ा बारिश अच्छी होती तो 4 कटिंग तक मिल जाती है। तो वो उस ऐसी जमीन में जहां आप कुछ नहीं उगा सकते वहां पर आप नेपियर लगा दीजिए, और जब आपके पास खेत में चारे की कमी हो तो वहां से घास काट लीजिए। तो वो नेपियर भी जो है हमने बहुत जो है उत्तराखंड में तो बहुत जो है उसको फैलाया है शुरू से जो है अब तक। जी 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 डॉक्टर मटवाल, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और बहुत खुशी की बात है कि यूएलडीबी अब लगभग आधे देश को जो काम कर रहा है, जो योगदान कर रहा है। और 20 वर्ष पूर्व ये संस्था का गठन हुआ, एक सरकारी संस्था के रूप में नहीं, एक गैर सरकारी संस्था के रूप में। और एक एज ए सोसाइटी हुआ, लेकिन कार्य करने वाले जितने भी लोग हैं सब सरकारी लोग हैं। क्योंकि सरकार में क्या होता है कि कई बार काम करने में और कई तरह की बाधाएं होती हैं, इसलिए इसको विभाग के अंतर्गत ही रखा गया है, लेकिन इसको इंडिपेंडेंस भी दी गई है। तो ऐसा मॉडल सबकी जानकारी के लिए उत्तराखंड में लगभग 2003-04 में कई सारे बोर्ड बने, लेकिन यूएलडीबी था जो लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, ये पहला बोर्ड बना। और इस तरह से उनका कार्य रहा। और इसके जो प्रारंभिक दिन थे उसमें मैं भी इसके साथ जुड़ा रहा, और जो संस्थागत के रूप में तो नहीं, लेकिन एक सहयोगी के रूप में यहाँ पर इनके साथ जुड़े। और उससे पहले भी एक अध्ययन किया गया कि भारतवर्ष में ऐसे बोर्ड कौन कौन से हैं। तो एक डॉक्टर एमजी के कुरूप हैं, लाइव स्टॉक के एक्सपर्ट थे, उनके द्वारा एक विशेष स्टडी की गई और पूरे भारत का अध्ययन किया गया, और विशेष कर्नाटका और केरला का अध्ययन करते हुए उनकी रिपोर्ट जब उत्तराखंड सरकार के पास रखी गई और उसका समर्थन मिला, तब जाकर के यूएलडीबी का गठन हुआ। तो ये कुछ पुरानी भी हैं, और ये यूएलडीबी की यादों को करने के लिए मुझे लगता है कि एक दिन डॉक्टर कमल सिंह को भी हम बुलाएंगे, जिससे कि वो कुछ अपने अनुभव भी इसमें शेयर करेंगे। तो अब मैं आगे का जो सत्र है उसके लिए अब हम जो बातचीत करेंगे, ये पत्र मैंने डॉक्टर मटवाल को दिया था गौ संवर्धन के ऊपर और संरक्षण के ऊपर, क्योंकि अब हम जैविक खेती की तरफ, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़ रहे हैं। तो उस दृष्टिकोण में गौपालन की वर्तमान स्थिति जो हो रही है, क्योंकि किसान गौपालन को छोड़ रहे हैं, ऐसा भी ट्रेंड आ रहा है। गाय को रास्ते में छोड़ दे रहे हैं, बैल को छोड़ दे रहे हैं। उसकी एक बहुत बड़ी विकट समस्या जो है कई राज्यों में देखने को मिल रही है पिछले कुछ विगत साल से, और पूर्ण रूप से एक समाधान कहीं पर भी नहीं मिल पा रहा है। तो इसके लिए कुछ एक समस्याएं के बिंदु और जो उसके समाधान है, उन बिंदुओं को इस नोट में पहले 2 पृष्ठों में दिया गया है, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। इसके अलावा और बिंदु भी रखे हुए हैं। अगले जो प्रश्न हैं वो ये है कि इन जो समाधान है इसमें हमारे योगाहार से जुड़े हुए जो सदस्य इस मंच पर आगे हैं उन्होंने क्या कार्य किया है, तो उसके बारे में दिया है। वो पत्र भी मैं अब शेयर कर लूंगा आपके साथ, क्योंकि ये लगभग तैयार हो गया है। और उसके अगले जो पत्र है उसके अनेक्षर है कि उसमें हर एक की एक डिटेल्ड केस स्टडी के रूप में, तो चाहे हम उद्यमिता के माध्यम से गौपालन करें, चाहे हम गौपालन के करने के अलग अलग तरीकों पर बातचीत करें, उसकी सारी वैल्यू चेन के ऊपर बातचीत करें। और उद्यमिता का मतलब यह है कि गोबर से उत्पाद जो आजकल बन रहे हैं, राखी बन रही है और बाकी कई सारी अन्य चीजें भी बन रही हैं, उन चीजों पर भी इस मंच पर पहले बातचीत हो गई है कि गौपालन कैसे बचेगा। गौ माता को हमारे बहुत सारे किसान मानते हैं, उसको एक भगवान का रूप मानते हैं, विभिन्न भगवानों का प्रतिरूप के रूप में भी मानते हैं। तो उसके ऊपर हमने बहुत विस्तार पूर्वक हमारी चर्चा हुई है, और उसके ऊपर जो समाधान है, समाधान के जो बिंदु दिए गए हैं, प्रत्येक बिंदु के जो अनुभव हैं वहां पर डालने का प्रयास किया गया है। और इस पत्र के ऊपर मैंने यूएलडीबी का भी नाम लिखवाया है, और साथ में पशु लोग के भी जो कार्य हैं, क्योंकि कुछ संस्थाएं ऐसी हैं जो समग्र रूप से पशुपालन पर काम कर रही हैं। ऐसा नहीं कि क्योंकि कोई किसान हो सकता है कि फीड पर काम कर रहे हो, कोई उद्यमिता पर काम कर रहे हो, लेकिन समग्र रूप से जो सरकार की भूमिका है या संस्थाओं की भूमिका है, वो कई सारी चीजों को जहां पर किसान स्वयं नहीं कर सकता है,
वहां पर वो अपना योगदान कर रहे हैं। अब जैसे हमने यूएलडीबी का ही उदाहरण लिया है, तो वो उस तरह की सेवाएं उपलब्ध करा रहे हैं जिससे कि किसान को पशुपालन करने में और ज्यादा आसानी हो सके, उसको सुगमता हो सके और उसकी समस्या का भी समाधान हो सके। तो इस विषय पर जो भी संस्थाएं हैं, और उत्तराखंड का अनुभव इसलिए दिया गया है क्योंकि उत्तराखंड में हमें सबसे ज्यादा कार्य करने का अनुभव भी प्राप्त हुआ है। और इसके जो ये पत्र बन रहा है, और ये पत्र मध्य प्रदेश के मंत्री जी को भी जरूरत थी तो उनको भी देने का विचार है। और भी ऐसे जो गोपालन को जैविक और प्राकृतिक खेती के दौर में हम किस प्रकार से देख सकते हैं और उसको हम समझते हैं, उस पर हम आज विचार विमर्श करेंगे। हालांकि अब हमारा 7:45 हो गया है, समय हमारा हो गया है। तो इस विषय को आगे ले जाने के लिए मैं दिनेश सेमवाल जी को अनुरोध करता हूं कि वो अपनी बात करें, क्योंकि इन्होंने इस करने में, इस पत्र को बनाने में अपना योगदान किया है, उसमें मेहनत की है। तो वो अपनी बात कहें और अपने जो जो बाकी दो प्रश्न हैं, बाकी जो प्रश्न हैं उसके ऊपर भी बातचीत करें। अभी फिलहाल हम इस पत्र को जो अभी मैंने स्क्रीन शेयरिंग की है उसको मैंने खोला है और उसको मैं अब आगे स्क्रॉल कर रहा हूँ, जिससे कि हम समस्या के बिंदु को हम देख लें कि इसमें 10 समस्याओं को चिन्हित किया गया था। तो इन समस्याएं क्या क्या है इसको आप देख लें कि एक तो जो है गौपालन को मेहनत और एक बंधा हुआ कार्य, मतलब हमारे, मैंने पर्वतीय क्षेत्रों में भी देखा और जगह भी देखा कि महिलाओं को लगता है कि हम तो बंध गए, अब तो हम जा नहीं पा रहे हैं, हम कहीं निकल नहीं पा रहे हैं, और इसमें मेहनत बहुत है। तो ये एक मानसिक रूप से भी और व्यवहारिक रूप से भी उनको एक परेशानी हुई है। साथ ही पौष्टिक चारे की कमी रही है, चारागाह गौचर भूमि समाप्त हुई है, और ग्रामीण चरवाहों की परंपरा लुप्त प्राय हो गई है। कई जगह पर अब ये परंपरा है ही नहीं, क्योंकि आपकी गौचर भूमि भी समाप्त हो गई है। विद्यार्थियों की कृषि और गृह कार्यों में घटती रुचि, और श्रमिकों है, इसको श्रमिकों की कमी भी एक कारण है। और भैंस पालन को ज्यादा प्राथमिकता दी जा रही, क्योंकि हमने सब कुछ मोनेटाइज कर दिया है, पैसे को हमने ज्यादा ध्यान दिया है। और अब पहले के मुकाबले जब बैल का इस्तेमाल होता था तो उसके मुकाबले अब ट्रैक्टर आ गया है, तो उसमें काम लेना महंगा भी और अब अधिक समय वाला हो गया है। तो उसके बैल को आपने ट्रैक्टर से या बाकी मशीनों से जोड़ लिया, तो आपका बैल को वैसे ही आपने फिर कुछ समय का रास्ते में छोड़ दिया, और इसी कारण फिर गौवंश अनाथों की तरह सड़क और गलियों में भटकने पर मजबूर हो गया है। और रासायनिक खादों की वजह से भी गौ आधारित खेती की जो व्यवस्था थी, जिसमें हम केवल गाय की गोबर ही डालते थे, उसको हमने, ये व्यवस्था हमारी चौपट हो गई है। तो इसमें अब समाधान के जो विषय हैं वो इसको समग्र रूप से देखने की जरूरत और कई सारे कार्यों को एक साथ काम करने की जरूरत पर हमने चर्चा की थी। और इसको हम यहाँ पर लिखा हुआ है जितने भी बिंदु हैं, और इसको ये भी लिखा हुआ है अंत में कि गौपालन को राजनीतिक मुद्दों से दूर रखा जाए, क्योंकि कई बार जो राजनीतिक कारण होते हैं उसमें कोई उसका सपोर्ट करता है, कोई विरोध करता है, लेकिन जमीनी स्तर पर उसका असर देखने को नहीं मिलता है। साथ ही इसको उद्यमिता के साथ जोड़ते हुए उसकी वैल्यू को और ज्यादा बढ़ाने की जरूरत है। और जो हम बाकी जो प्रबंधन से संबंधित चीजें डॉक्टर मटवाल ने की है, गौशाला प्रबंधन है, पौष्टिक चारा की उपलब्धता है, बाकी आपने टीकाकरण के ऊपर बातचीत की, बाकी उसके और स्वास्थ्य के ऊपर बातचीत की है, और उसके बाकी प्रबंधन के ऊपर बातचीत की है। तो ये समग्र रूप से गौ प्रबंधन के ऊपर हमारे जो विषय है वो रखे गए हैं। और साथ ही इसके लिए हमने जो भी संस्थाएं इसमें मिलकर काम कर रही हैं, उदाहरण के लिए पतंजलि भी कई तरह के उत्पाद अब उद्यमिता के क्षेत्र में कई समय से बनाना शुरू कर दिया है। तो इसको भी एक इन्फोग्राफिक के रूप में गौपालन की समस्या, मूल बिंदु और उसके जो समस्या के समाधान के जो समाधान वाला जो बिंदु है वो भी इसमें दिए हुए हैं। इस तरह से इसका ये बनाने का प्रयास किया गया है। बहुत सुंदर प्रयास डॉक्टर दिनेश सेमवाल जी के द्वारा है। तो अब मैं अपनी बात को अब यहीं पर विराम देते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूं कि दिनेश सेमवाल जी आए और बाकी जो आपने एग्जाम्पल्स दिए हैं लिए हैं, हमारे सदन के जिन जिन लोगों ने अभी प्रस्तुतिकरण अभी तक के किए हुए हैं,
और उनका नाम और सब डिटेल में पढ़ेंगे तो ये लंबा हो जाएगा, फिर प्रश्नों के लिए मुझे लगता है कि आज समय ही नहीं बचेगा, लेकिन फिर भी आप अपनी बात कह दें और इस चीज को फिर आगे बढ़ाएंगे। जी दिनेश। जी आदरणीय सादर धन्यवाद। और मैं पुनः एक बार आदरणीय डॉक्टर मटपाल जी का स्वागत करता हूँ इस मंच पर। और जिस तरह से सर ने बताया है कि किस तरह से हम अपने गौशाला प्रबंधन करें, और स्वास्थ्य बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा पहलू है। तो ये कुछ मुद्दे जो अभी आपने देखे हैं, आपने बताए हैं, लेकिन बात ये है कि जो समाधान के जो बिंदुवार जो बिंदु हैं, यानी जो बिंदुवार कदम हैं, वो रखे गए हैं यहाँ पे योगाहार में। जो भी सदस्य आए हैं, उन्होंने गौपालन पर विशिष्ट कार्य किए हैं और कुछ आवश्यक बातें बताई हैं, तो उनके आधार पर भी, उनकी वार्ता के आधार पर भी ये बिंदु रखे गए। और जैसे हमने गौशाला प्रबंधन पर बात रखी, गौशाला प्रबंधन पर बात रखी, तो उसका रेफ़रेंस भी एक एनेक्सर में हमने दिया है, जिसमें 2 उदाहरण हमने लिए, एक महाराष्ट्र से और दूसरा मध्य प्रदेश से। महाराष्ट्र में एक सविता येलने जी हैं, वो छोटी गौशाला जिसमें कि 8 गाय हैं, और मध्य प्रदेश में एक बड़ी गौशाला है जिसमें 80 गाय हैं। तो ये जैसे डॉक्टर मटवाल सर ने कहा कि किस तरह से हम अपने पशुओं का ध्यान रखें, उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखें, रख-रखाव और जो शेड होता है, जो गौशाला का जो स्थान होता है, उसका ध्यान रखें। तो ये दोनों व्यक्ति एक उदाहरण के तौर पर एक और कह सकते हैं कि बहुत अच्छे कार्य के तौर पर हमने पाए हैं, तो उनका उदाहरण विस्तृत रूप से इस एनेक्सर में देखने को मिलेगा। और इस लेटर में उनका नाम, पता भी और वो मोबाइल नंबर भी डाला है, ताकि कोई व्यक्ति उनसे संपर्क करना चाहे। दूसरी तरफ से पौष्टिक चारे की बात और या पौष्टिक चारे की उपलब्धता की बात की गई। ये ऐसा मुद्दा है कि अगर हमारे पास चारा ना हो, पोषक आहार ना हो, तो हमारी जो गाय हैं, ख़ासकर ये बात इस लेटर के प्रारंभ में रखी जा रही है कि जब तक हम इसको एक लाभकारी शुभ लाभ का ज़रिया ना बनाएँ गाय को, तब तक उसकी स्थिति बहुत अच्छी नहीं होने वाली है। इसलिए उसमें एक चारे का प्रबंधन और पोषक तत्वों का प्रबंधन भी गाय के लिए, जो आज डॉक्टर मटवाल सर के माध्यम से भी आई है, तो ऐसे ही हमने इसमें रखा है एक उदाहरण। उसमें मध्य प्रदेश की ही एक गौशाला है, और वहाँ के एक कृषि उद्यमी हैं, आदरणीय शरद वर्मा जी। उनका उदाहरण है कि वो किस तरह से पशु चारे की उपलब्धता अपने डेयरी के लिए तो है ही है, लेकिन आस-पास के 200 गाँवों तक वो इसका उपलब्ध कराते हैं। और एक बात ये भी आई कि जो हमारी गोचर भूमि है और जो चरवाहा परंपरा है, वो कहीं-कहीं बची हुई है, लेकिन और जगह दुर्लभ है। क्योंकि डॉक्टर मटवाल सर उत्तराखंड से हैं, और वो उत्तराखंड के जो बुग्याल क्षेत्र हैं, उस एरिया की बातें भी जानते हैं, और इधर राजस्थान में रहे और मध्य प्रदेश की भी बातें वो जानते हैं कि कहीं-कहीं जो चरवाहा परंपरा है, उनके आधार पर कई लोगों की आजीविका चल रही है, और उनके आधार पर बहुत सारी जो बेसहारा जो गाय हैं, वो बच सकती हैं। तो अगर इसको आगे बढ़ाया जाए, इसके लिए मैंने जो बात भी हमने की थी, वो एक डॉक्टर श्री चंडी प्रसाद भट्ट जी हैं, जो सीमांत क्षेत्र अनुसरण परिषद के अध्यक्ष हैं, और उसी के साथ-साथ में हमने बने सिंह आर्य जी गौसेवक हैं, वो सिवनी मालवा प्रदेश से हैं, उन्होंने अपनी बात रखी है और उनकी विस्तार से आगे बात की गई है, और ये बात मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ। भागीदारी के आधार पर सामुदायिक गौशाला की बात भी उभरी है, और ये कैसे हो सकता है, इसकी भी संक्षिप्त बात रखी गई है। उसी तरह से ग्राम पंचायत स्तर पर समग्र पशु स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना कैसे हो, इस वाले पॉइंट्स में, इस वाले बिंदु पर आदरणीय डॉक्टर मटवाल जी की जो बात है, वो समग्र रूप से आगे आएगी। उसमें हमने कुछ उदाहरण पहले से भी रखे हैं। उसमें श्री रूमीराम जायसवाल जी का एक उदाहरण भी रखा है। उन्होंने ये बात रखी थी कि हम बिना स्वास्थ्य केंद्रों के, बिना स्वास्थ्य सुविधाओं के गौशालाओं का प्रबंधन कितना जटिल हो जाता है, और तब जब कोई वायरल जैसी बीमारी फैल जाती है, तो उस स्थिति में। और जो ग्रामीण दुग्ध प्रसंस्करण जो या प्रोसेसिंग इकाई है, यूनिट है, उस पे भी बात रखी है, उस पे भी ये बात हम कंप्लीट अभी करेंगे शायद आजकल में।
और जो मूल्यवर्धित गोबर उत्पाद उद्यमिता के केंद्रों को प्रोत्साहन करने की बात है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि सभी गायें जो कि हमारे देश में हैं और वो सभी उतना सारा दूध नहीं देती हैं, सभी दुधारू भी नहीं हैं, सभी जो गौवंश की बात की जाए, उनकी भी आजकल की मशीनरी को देखते हुए उतनी हम रख-रखाव नहीं कर पा रहे हैं और उसके कारण वो सड़क पर, गलियों में आवारा घूमने के लिए मजबूर हैं। लेकिन अगर उनके जो गोबर का सदुपयोग किया जाए, तो बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो अच्छा मूल्य पा रहे हैं, अलग-अलग वस्तुओं को बना कर के। और उसी में एक बात आई है, जैसे इको फ्रेंडली जो हमारे घर बनने लगे हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग के इस दौर में बहुत सारे जगहों पर तापमान 50 डिग्री से ऊपर जा रहा है और जाने वाला भी है। हम हर साल इसको देख रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो इसी क्रम में एक डॉक्टर शिवदर्शन मलिक हैं और कुछ लोग अन्य भी हैं, जो कि पुरानी परंपरा के अनुसार जो हमारे घर थे, वो इको फ्रेंडली घर वो बना रहे हैं। उसमें गाय के गोबर से जो ईंट बन रही है, पेंट बन रहा है और जो कलर बन रहा है, सीमेंट बन रहा है, तो इसमें एक एक रेवोल्यूशन आने वाला है। हमें इस वार्ता से और योगाहार की वार्ता से लगा और इसका संदर्भ भी इसमें है। साथ ही जो ग्रामीण पर्यटन है और जो स्कूली शिक्षा में है, उसके गौपालन के महत्व को जोड़ा जाए, तो शायद आने वाले समय में हम सफलता के साथ आगे बढ़ सकते हैं और राजनीति से इस मुद्दे को दूर रखने की बात निश्चित ही की गई है, क्योंकि जो एक व्यावहारिक बात है, क्योंकि इसमें अलग-अलग तरह के मतांतर हो जाते हैं, पक्ष-विपक्ष की बात हो जाती है और जो असल मसला होता है, वो कहीं छूट जाता है और इसलिए हमने अनुरोध किया है कि इस यानी गौपालन को राजनीति का मुद्दा न बनाकर इसको कृषि जगत का मुद्दा बनाया जाए, व्यवहार का, शिक्षा का और अर्थनीति का मुद्दा बनाया जाए और फिर आगे बढ़ा जाए। और ये इस बात के साथ कि वर्तमान स्थिति में गाय और गौशालाओं को शुभ लाभ की स्थिति में लाकर ही उन्हें पूर्ण रूप से संरक्षित और संवर्धित किया जा सकता है, ये भी अनुरोध किया गया है। जी, मैं आदरणीय पवन सर के पास वापस आता हूँ। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और बहुत इसमें से कई सारे उदाहरण उत्तराखंड के हैं, जैसे छरबा गांव के हमारे रूमीराम जायसवाल जी, उन्होंने बहुत संघर्ष किया एक प्रधान के रूप में और वर्तमान में भी उनकी जो सार्वजनिक गौशाला है उस पर वो कार्य कर रहे हैं। और इस प्रकार से जो एक और शायद छूट गया है दिनेश, जो हमारा रामकृष्ण रघुवंशी जी का जो अनुभव है, गौ को मुक्ति धाम का जो अनुभव है, उसको हाँ, सर शायद मैं ये कह रहा हूँ कि श्री रामकृष्ण रघुवंशी जी एक हमारे इनोवेटिव फार्मर हैं और ट्रेनर भी हैं और उन्होंने अपने वार्ता में ये बताया कि ये बात तो रखी ही रखी है कि हम इसको एक अच्छी आय का ज़रिया बना सकते हैं उसकी सेवा के माध्यम से। लेकिन साथ-साथ उन्होंने बताया कि किस तरह से वो एक फ़ार्म को डेवलप करके उसमें उसको यानी कैसे गाय को सेंटर में रख सकते हैं, फ़ोकस में रह सकते हैं और उसके इर्द-गिर्द हम ग्रामीण पर्यटन को डेवलप कर सकते हैं। लेकिन एक बड़ी समस्या का निदान भी उन्होंने कहा है कि अगर जिनके पास खेती है, अगर वो पशुपालक अपने खेती में गाय बहुत एक अवस्था तो आती है हर हर किसी की कि वो उसको उस शरीर छोड़ना पड़ता है। और अगर वो पशुपालक या कृषि बंधु अपने खेत में ही गाय के जो अंतिम संस्कार की व्यवस्था करे, तो 2-3 साल में वो जो शरीर होता है, वो सड़-गल करके खाद के रूप में परिवर्तित हो जाता है और आदरणीय रामकृष्ण रघुवंशी जी का ये अनुभव रहा है कि अगर ये जो खाद है हमारे खेतों को मिले, तो ये बहुत उपजाऊ होती है और ये आज से अगर हम 1 साल तक खूब मेहनत करें, खूब पोषक तत्वों को अपने खेत में दें, तो 1 साल वो वही अगर गाय के और गोवंश के शरीर से मिली हुई जो ये खाद है, वो लगभग 10 वर्षों तक हमें हमारी खेत को ऊर्जावान रख सकते हैं, उर्वरक रख सकते हैं। तो इसके अलावा भी उनकी बहुत सारी बातें सामने आई हैं, तो ये बात भी सम्मिलित की गई है। जी सर। जी, धन्यवाद दिनेश जी। और आज कि हमारा अब ये समय भी हमारा लगभग समाप्ति की ओर है। एक आध हैंड रेज्ड है, परिणीता जी साकरे, आप अपनी बात करिएगा और फिर मुझे लगता है कि हम 8 ही बज गया है, अब तो समय भी हो गया है,
तो प्रणीता जी को मैं बुलाना चाहता हूं और फिर हम इस विषय पर आगे भी बातचीत करेंगे और अपनी बात को आगे ले जाएंगे। जी प्रणीता जी। तो धन्यवाद। और मुझे भी लग रहा था कि समय हो गया है, परंतु एक प्रश्न मेरे मन में आया, इसीलिए उस भाव से मुझे लगा कि इस बात को गाय माता के प्रति ज़रूर रखूँ। और आज के जो हमारे मुख्य वक्ता हैं, इन्होंने गाय माता को लेकर के जो विषय रखे, मेरा छोटा-सा एक सवाल लेकिन गंभीर प्रश्न है वो, कि जैसे कि हम गाय को एक व्यापार की दृष्टि से देख रहे हैं, फ़ायदे की दृष्टि से देख रहे हैं, लेकिन जिस क्षेत्र में हम रह रहे हैं, भाई साहब, उस क्षेत्र की एक गाय देसी गाय माता को लेकर एक दुर्दशा देखी जा रही है, जो हम ऐसा लगता है कि आगे अगर मनुष्य की ऐसी भावना रही तो इस देसी गाय माता को कहाँ हम स्थान दे पाएँगे और उसका क्या करेंगे? उदाहरण के लिए कि देसी गाय माता हर गाय किसान के पास में है, लेकिन 95% 95% संख्या में हम देखते हैं कि देसी गाय को लोग पाल रहे हैं। लेकिन अब स्वार्थ की दृष्टि से देखते हैं तो जो स्वार्थ के भूखे लोग हैं कि जिनको दूध बेचना है, दूध का व्यापार करना है, उससे आय भी अच्छी कमाना है। जो देसी गाय है तो ऐसा दुष्प्रचार हो रहा है कि इस गाय से तो हमें कुछ लाभ नहीं है, और लाभ नहीं है, फायदा नहीं है तो पालने से क्या मतलब? ये नहीं में कि हमारे ऊपर ये बोझ हो रही है। विभिन्न समस्याओं को देखकर, चरवाहा की समस्या देख करके, जो चारे की जगह है, उसकी समस्या को देख करके, तो जो बेचारी गाय है हम आंखों से देख रहे हैं, जो प्रत्यक्ष मैं देख रही हूँ उस चीज को मैं बता रही हूँ कि ऐसी भावनाएं जब हमारे स्वार्थ के तरफ आती है, तो देसी गाय माता के प्रति लोगों की जो भावना है वो इतनी तेजी से बदल रही है, और उसको वो पालने की दृष्टि से नहीं, फायदे की दृष्टि से देख रहा है कि इसमें कोई फायदा नहीं है, तो वो फोकट में भी कोई दे रहा है किसान तो रखने को तैयार नहीं। ऐसी स्थिति में भाई साहब बहुत बड़ी भारी संख्या में लोग उसको बाहर ट्रकों से भेज रहे हैं। तो मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि क्या हमारी ये बूढ़ी देसी गाय माता के लिए कोई स्थान है, कोई विचार है कि केवल फायदा ही फायदा हम देखेंगे तो फिर हमारी ये बूढ़ी गाय हमारी जाएगी कहाँ? जिससे हमको केवल दूध नहीं मिलेगा तो गोबर तो मिल सकता है। तो मेरा प्रश्न ये है कि उसके लिए हमें क्या सोचना चाहिए? धन्यवाद। जी धन्यवाद प्रणीता जी। आपका प्रश्न बहुत ही सार्थक, और हमारी जो वार्ता हुई थी पिछले कुछ दिनों पहले, और जो हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं इसी विषय पर ही है। इसलिए डॉक्टर मटपाल, आपकी कोई त्वरित टिप्पणी अगर हो तो आप कर सकते हैं, क्योंकि आपने भी वैसे बता दिया है कि हम देसी गाय को ही अब आगे पालने की बातचीत प्रमोट कर रहे हैं, सरकार भी प्रमोट कर रही है। पूर्व में जो गलती हमारे कहने क्रॉस ब्रीडिंग के और बाकी तरीके से जो हुई थी, उसको शायद हम सुधार करने का प्रयास कर रहे हैं। डॉक्टर मटपाल, आपके कुछ कमेंट हो, उसके बाद फिर हम क्लोज करेंगे आज का सेशन। जी हाँ, ये बात तो खैर इनका कहना भी सही है, लेकिन कहने का मतलब मेरे समझ नहीं आया, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि एक उम्र आती है सबकी, चाहे आदमी हो चाहे जानवर हो, सब हर कोई जो है वो अनप्रोडक्टिव होता है। अब आज की तारीख में क्या हो गया कि आदमी अनप्रोडक्टिव हो रहा है। जैसे अब आदमी में, इंसानों में जो है माँ बाप बूढ़े हो रहे हैं, तो इंसान अपने माँ बाप को नहीं पाल रहा है। अब तो गाय भैंस की बात कर रही है। ये अनप्रोडक्टिव जो भी होता जा रहा है उसकी जो है वैल्यू खत्म होती जा रही है। इसमें कोई दो राय नहीं है। आप देख रहे होंगे अब ये जो आप अभी तो आप जानवरों की बात कर रहे हैं ना, इसमें आपको वहां की चिंता हो रही है। अभी तो अब आपको यही देखना, अब ये चिंता इंसानों में भी आने वाली है, जिसकी बात आप यहाँ पे कर रहे हैं। देखो अनप्रोडक्टिव मतलब जब कोई भी किसी की भी उम्र बढ़ती है, चाहे जानवर हो या इंसान हो, तो उसकी जो है कार्य क्षमता समाप्त हो जाती है। तो उसको जो है, पहले क्या होता था कि जब जानवर बुढ़ा होता था तो आदमी किसान जो भी था वो अपने घर में पालता था कि भाई इसने मेरी पूरी उम्र मेरी सेवा करी है, तो अब इसको मैंने कहीं भेजना थोड़ा है। लेकिन अभी आजकल क्या है कि आजकल की स्थिति क्या हो गई है कि कुछ चीजों की कमी हो गई है। जैसे जैसे बोलते हैं ना, वो क्या कहते हैं, एग्रीकल्चर लैंड कम हो गया है, जंगल या जो है चारागाह कम हो गए हैं। पहले क्या होता था कि आदमी के पास जो है वो जानवर जो है वो जवान हो या बुढ़ा हो या बच्चा हो, उसने सुबह खोल देना, वो चुग के आ जाते थे। लेकिन आज की तारीख में जगह कम हो गई है। अब तो जगह कम होने की वजह से चारे की आपूर्ति कम हो गई है, प्रोडक्शन की जरूरत पड़ गई है। महंगाई के हिसाब से जो है अभी मार्केट जो है, अभी आज की तारीख में मार्केट इतना महंगा हो गया है
कि अनप्रोडक्टिव को पालना जो है वो आदमी को लगता है बोझ, भले ही उसने कितना अच्छा काम किया हो। चिंता करना तो अलग बात है, चिंता तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन समाधान किसी के पास नहीं है। केवल चिंता करने से नहीं होता है कि मैंने चिंता कर ली और ये चिंता कर ली फलाना। चिंता करने से क्या, आप समाधान भी आप बताओ तो कुछ बात है भाई। हमारा हम तो जो है सरकार का हिस्सा है, तो हमसे तो जो सरकार के हिसाब से जो आते हैं नियम कानून आते हैं वो बताएंगे। सरकार का मुद्दा ये है कि आप लोगों की जो है आय बढ़ाएं, तो हम तो आय बढ़ाने वाली बात करेंगे ना। अब ये है कि अब ये चीजें जो मुद्दा आप उठा रही हैं, इसका जो है समाधान भी आप ही को खोजना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इसके लिए कोई और आएगा। ये आपको चिंता बहुत हो गई है, बड़ी अच्छी बात है, लेकिन समाधान के लिए आप कौन सोचेगा? आप या आपके जैसे लोग, उनको ही सोचना पड़ेगा। जी तो जी ये बात डॉक्टर नहीं है मटवाल, कि हाँ, जी इसमें हम इस पर चिंतन कर रहे हैं। हमारे जो सब लोग हैं चिंतित भी है, कार्य भी कर रहे हैं, जमीनी स्तर पर भी कार्य कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल आपकी बात इस तरह से भी ठीक है कि जो कार्य करने के लिए हमें हमें लोगों को ही आगे आना पड़ेगा, जिसकी जितनी क्षमता है, और सरकार से जो भी यथा संभव सहयोग हो सकता है, या अन्य जो भी संस्थाएं इसमें सहयोग कर सकती हैं, वो जरूर इसमें सहयोग करें। एक मिली जुली एक समस्या को हम केंद्र में रखते हुए, इस चीज पर विचार करें और समाधान की तरफ हम सोचने का प्रयास करेंगे, तो निश्चित रूप से इसका समाधान भी मिलेगा। और ये बिल्कुल अपेक्षा नहीं है कि सारा, और हमने इस मंच पर पहले भी कहा है, ये अपेक्षा हमें बिल्कुल नहीं करनी चाहिए कि सरकार हमारे लिए सब कुछ करेगी। ये ना संभव है, ना प्रैक्टिकल है, ना ये कभी अगर किसी ने प्रयास कर भी लिया तो ये पूर्ण रूप से हमें संतुष्टि प्रदान करने वाला है। जहां तक के बात आपने कही कि ये समस्या केवल पशुओं में ही नहीं बल्कि आदमियों में भी आ गई है, तो मुझे लगता है कि ये संस्कारों की कमी की वजह से, ये समस्या का जो भी समस्या हम देख रहे हैं वो संस्कारों की कमी है। कमी फिर से हमारी ही है। हम दूसरों को क्या दोष करें, अगर हम ही इस चीज में नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज होती है तो हमें अपनी तरफ ही देखते हुए इसका समाधान की तरफ हमें बढ़ना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हम इस विषय पर, अभी ये विषय ऐसा है जिसमें हमें और अभी चिंतन मनन अभी करना है। बहुत सारे हैंड रेज थे, पहले से भी रेज थे, उसको नहीं ले पाए हैं। और बहुत सारी बातें जो अनुभव हैं, जो हमारे किसान जिनका हमने डिस्क्रिप्शन लिखा हुआ है इस पत्रक में, उसकी भी बातें अभी हमने नहीं कही हैं। मुझे लगता है कि एक दिन हम इस विषय पर भी सभी किसानों को के अनुभव और उनकी बातों को सुनने का, बातें सुनने का, और उनसे इस पत्रक पर ही हम अलग से बातचीत करें, क्योंकि आज अब समय काफी हो गया है और धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। तो अगर हम बातचीत करेंगे तो अगला 1 घंटा भी कम रहेगा इस विषय पर बातचीत करने के लिए। तो मैं अब इसी क्रम में बाकी जो भी हैंड रेस थे और बीच में उनको हम नहीं ले पाए, उनका भी मैं धन्यवाद करता हूं, और उनको कहता हूं कि अभी पेशेंट रहें और जरा सी ये बरतें कि हम अगले सत्र में जब भी एक उचित समय होगा तो मैं फिर से डॉक्टर मटवाल को आमंत्रित भी करना चाहूँगा कि उसमें भी आप ज़रूर सम्मिलित होइए और किसानों की बात को आप सुनेंगे और उनके अनुभव सुनेंगे, तो हम समग्र रूप से जो इस समस्या को केंद्र में रखते हुए उसके समाधानों की तरफ हम चर्चा करेंगे। हमारा केवल उद्देश्य है कि समाधान ढूंढना। अपने परिस्थिति में जो जितना योगदान करे वो बिल्कुल अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन हर व्यक्ति अगर समाधान ढूंढने की तरफ थोड़ा सा भी प्रयास करेगा तो उसका एक निश्चित रूप से एक अच्छा फायदा पहुंचेगा। और इस विषय के ऊपर हमें अपने सार्वजनिक जीवन में लोगों के साथ चर्चा भी करनी है, बातचीत करनी है, उनको समझाना है और उनके प्रश्न भी पूछने हैं, उनकी समस्याओं को भी पूछना है। आने वाले सत्र में जब हम चर्चा करें तो किसी एक ऐसे पशुपालक को आप प्रणीता जी अपने साथ लाने का प्रयास करेंगे जो कि आप गौ पालन नहीं पालना चाह रहे हैं। एक तो हम पालने वालों की तो बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो पालना नहीं कर रहे हैं उनकी भी बातें 5 मिनट के लिए हम सुन लेंगे, तो वो भी हम चीज सुन करके अपने जो कार्य हैं जो हम करना चाहते हैं उसके प्रति हम ज्यादा जागरूक होकर के, ज्यादा संवेदनशील होते हुए उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो ये आने वाले समय के लिए। और अब मैं अब सत्र के समापन की तरफ बढ़ते हुए मैं अनुरोध करना चाहता हूँ मुनीलाल जी या रंजना जी, कृपया आकर के आप धन्यवाद ज्ञापन भी करिए और आज के सत्र को भी समाप्त करिए। जी धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर।
और आज हमारे आदरणीय नेपाल से बहन सगुन ने बहुत अच्छा योग कराया और आज हमारे अडवाल जी जो मुख्य वक्ता के रूप में और एक महत्वपूर्ण विषय पे आज चर्चा की गौ पालन के ऊपर और इसमें कैसे हम जो है गाय पालन कर सकते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। आपका आदरणीय पवन कुमार जी मार्गदर्शन रहा, आदरणीय दिनेश जी सेमवाल जी, आपको भी बहुत बहुत शायदवाद और सदन में उपस्थित हमारे किसान भाई, वैज्ञानिक गण और योग शिक्षक साधक सबको प्रणाम करते हैं और सबको आभार ज्ञापित करते हैं कि इस महत्वपूर्ण विषय में आप सम्मिलित हुए। और इसी प्रकार के इस योगाहार कार्यक्रम में आज 1215वां दिन हो गया है, लगातार बिना रुके कोरोना काल से यह संचालित है और यह स्वैच्छिक रूप से संचालित हो रहा है, जिसमें हम सब विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। आप सबको प्रणाम करते हुए हम आज इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। जिन्होंने हैंड रेज किया है, अगले सत्र या जो जब होगा तो हम आपस में एक दूसरे से चर्चा करेंगे। अभी गाय के इस प्रोजेक्ट पे जो आपने तैयारी की है, इस पर जो प्रश्न लेंगे, सुझाव लेंगे और इसको उसमें जोड़ेंगे। जी धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, गौ माता की जय हो। जय हो धन्यवाद मटपाल जी, धन्यवाद सर। थैंक यू धन्यवाद।